ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, मैंने कोशिश की आपको थोड़ा मोटिवेट करूं और हमने कुछ पिछले कुछ दिनों में जो पढ़ा है उसके प्रीलिम्स के पेपर डिस्कस किए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 1833 के एक्ट के बाद। यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, आप लोग घर में जाके जो भी मैंने होमवर्क दिया है प्रीलिम्स रिलेटेड प्लीज कीजिएगा, किताबें ले लीजिए, कुछ दिन बाद मेंस लेवल पे भी काम करेंगे। ठीक है, प्लीज पढ़ लीजिए उसको 5 मिनट 2 मिनट, सब मैं आपको समझा देता हूं। टिल 1833 हमारा काम हो चुका है, 1853 का एक्ट पढ़ना है, इसके बाद क्राउन रूल आ जाएगा। तो दिस इज द लास्ट कंपनीज रूल। यदि आपने 1833 का चार्टर एक्ट रिवाइज किया होगा, जो हम कल पढ़ रहे थे, तो आपको एक चीज याद होगा कि यहां जो भी लिखा हुआ है ना 53 एक्ट में, वो कहीं ना 33 में उसका बेडरॉक या उसका क्या ड्रॉबैक नहीं कह सकते, उसका प्रिमिटिव थिंग आपको दिखने लग गई थी। एक लॉ मेंबर आ गया था, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नेचर लेजिस्लेटिव भी हो रहा था। यहां पे वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो टोटल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी, अब वो लॉ मेकिंग भी देखेगी। तो 33 में जो हुआ 20 साल बाद अब एक पूरा मिनी पार्लियामेंट देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो 1853 एक्ट इज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट या चार्टर्स जो भी पास हुए थे फॉर द कंपनी हुआ, उसका 1857 का इवेंट हो जाएगा और कंपनी रूल टोटली खत्म हो जाएगी। वैसे भी कंपनी अब टोटल प्योरली क्या हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिट। मोनोपोली सब छिन चुकी है उससे। ठीक है, अब वो कोई कमर्शियल बॉडी नहीं बची है। लास्ट एक्ट में ही आपने देख लिया है, इट्स अ टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट। ठीक है, 1333 एंड 53। ठीक है, पास फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है हमारे देश के लिए कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अलग हो गया, एक लेजिस्लेचर तैयार हो गया। आगे जाके लेजिस्लेचर आज की डेट में लोकसभा है और बहुत बड़ा लेवल पे है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिवनेस है, उस समय 12 ही थी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द काउंसिल या गवर्नर जनरल के काम या काउंसिल इनटू 2 फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर। पहले कितने थे? नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात नहीं चल रही, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात चल रही। 4 + 1 5 है ना। ठीक है, 6 न्यू मेंबर्स आ गए। ठीक है, कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द टू द काउंसिल। इन अदर वर्ड, इट एस्टैब्लिश द सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आगे जाके क्या बनेगी, इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मेंबर ऐड किए गए थे। जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो तो अलग थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल 12 मेंबर्स की क्रिएट की गई, वो आगे जाके और पावरफुल होगी और लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे वर्क करेगी, फोरम जैसे वर्क करेगी। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो गवर्नर जनरल की सेंट्रल लेवल पे काउंसिल क्रिएट की गई थी, लॉ मेकिंग बॉडी, उसमें क्या किया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम जैसे लोग, इंडियन नेटिव्स। अभी सब टोटल ऑल वाइट इंस्टीट्यूशन था। 33 में भी आप देख रहे होगे धीरे धीरे इंडियंस को तैयार किया जा रहा था एजुकेशन के साथ। तो दिस इज द टाइम जहां पे लेजिस्लेटिव बॉडी में इंडिया के मेंबर्स रहेंगे, इंडियन नेटिव्स रहेंगे। लेकिन वो सबसे पहले किसको मौका देंगे, अपने नेटिव्स को, मतलब या प्रिंसली स्टेट को, जो उनसे ज्यादा क्लोज है, जो उन्हीं की बात सुनेंगे या नेगेट नहीं करेंगे। ठीक है, या पपेट है उनके। दिखाने के लिए उन्होंने क्या प्रूव किया, वी आर इंक्लूडिंग इंडियंस इन लॉ मेकिंग, बट एक्चुअली वो वही लोग हैं जो उनके पपेट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर जो ऐड किए गए काउंसिल में, द 4 मेंबर कहां से थे, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से थे। कहां से, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल 3 और आगरा। तो प्लीज याद रखिएगा, एज पर द एक्ट ऑफ 1853 लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज क्रिएटेड, 12 लोग की, उसमें से लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया था 4 प्रेसिडेंसी के,
या 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, इनके रिप्रेजेंटेटिव को लॉ मेकिंग बॉडी में इंक्लूड किया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडियन नेटिव्स को धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन मिलने लग गया। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है आपको? यहां तक आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कनेक्ट करिएगा, जो 33 में आपने देखा होते हुए वो 53 में एक्चुअली होगा। ठीक है, चलिए। द लॉ मेंबर जो 4th मेंबर था, कौन था? लॉर्ड मैक्यूले। 33 वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग में नहीं आएगा, वो बस लेजिस्लेटिव मीटिंग में आएगा। और एक लॉ कमीशन बैठी थी जिसका काम था कोडिफिकेशन, अब वो क्या हो गया? एक फुल टाइम मेंबर हो गया। और फुल टाइम मेंबर हो गया तो राइट टू वोट तो मिलेगा ही। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो मैं आपसे पूछूंगा, बाहरी बच्चों को मैं राइट टू वोट तो नहीं दे सकता ना। ठीक है, यस, पढ़ लीजिए आप इसको, फिर आगे बात करते हैं। द लॉ मेंबर जो 4th मेंबर था बिकेम अ फुल मेंबर नाउ विद द राइट टू वोट। एक कास्टिंग वोट समझाया था आपको, ठीक है, याद रखिएगा, कास्टिंग वोट अभी भी है। ठीक है, द गवर्नर जनरल एसेंट वाज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल। आज की डेट में भी कोई भी लॉ पास हुआ, प्रेसिडेंट एसेंट चाहिए, गवर्नर एसेंट चाहिए स्टेट के लिए। उस समय ये डिवीजन कर दिया गया था, या ये रूल डिवाइस कर दिया गया था कि ये जो 12 लोग बैठ के लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स क्रिएट करेंगे, यदि उसको एसेंट मिल गई गवर्नर जनरल की, तो दैट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, दैट मस्ट बी इन द कंफॉर्मिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो पिछले एक्ट से कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, चलिए। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज द मिनी पार्लियामेंट। एक छोटी सी पार्लियामेंट है 12 रिप्रेजेंटेटिव की, जिसमें 4 इंडियन नेटिव्स भी हैं। इंडियन सॉइल की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी लॉ मेकिंग में इंक्लूड करने की कोशिश कराई जा रही है। ठीक है, और ये सेम प्रोसीजर पे काम करते थे जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट करता था, और आज की डेट में इंडियन पार्लियामेंट भी कहीं ना कहीं उसी प्रोसीजर से सेव्ड है। दिस इज व्हाई वी आर रीडिंग दिस चार्टर्स एंड एक्ट्स। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब आपको एक मिनी पार्लियामेंट देखने को मिली, और वहां पे एक प्रोसीजरल डिविजन्स हुए, मतलब डिवाइस किए गए आइडियाज को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चलते थे। ठीक है, चलिए, तो उनमें से आप एक ये देख सकते हैं, एसेंट इज इंपॉर्टेंट। द लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी, जो लॉज बनाती थी, अब धीरे धीरे गवर्नर जनरल भी लॉ बना सकता है विथ ऑल द कंफर्मिटीज। ठीक है, द एक्ट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द, ये आपको मीन्स में लिखना है, यही वो 1853 का एक्ट है जिसने आज की डेट में जो मॉडर्न इंडियन पार्लियामेंट चलती है, जो प्रोसीजर्स चलते हैं, ठीक है, उसकी बेडरॉक फाउंडेशन क्रिएट की। ठीक है, यही आगे जाके और क्या होगा, डायनेमिक होगा और इंडियन गवर्नमेंट बनेगी, इंडियन पार्लियामेंट डिसाइड होगी। ठीक है, तो द एक्ट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एक्ट एज द पार्लियामेंट ऑफ द मॉडल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दिस इज अ रिपीटेटिव पॉइंट। यहां तक कोई भी डाउट? हाँ दोस्त, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो 1853 द लास्ट सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट ने धीरे धीरे लेजिस्लेटिव विंग क्रिएट कर दी थी। ठीक है, चलिए, हैंडआउट में भी आप अंडरलाइन करते रहिएगा, कुछ एडिशन में बताता रहूं, करते रहिएगा। ठीक है, 33 में एक मेरिट वाली जो चीज उठी थी, जो नेगेट कर दी गई थी, नाउ इट इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। सी दिस थिंग, ये पूरा पीपीटी आप देखिए। ठीक है, 33 में जो नेगेशन था एक का, कि हम रेस या कलर के मेरिट में किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, हम अपॉइंटमेंट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो यही उन्होंने लेजिस्लेटिव विंग में भी किया, 4 लोग को लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया, और धीरे धीरे यहां भी एक कोशिश हो रही है। तो पढ़िएगा, दिस एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, जो कैसे होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 जिसको रिकमेंड करेगा, अपने सब्जेक्ट्स को रिकमेंड करेगा, वहां फेवरेटिज्म भी हो सकता है, उन सबको खत्म करते हुए एक सिस्टम ऑफ ओपन एंड फेयर कंपटीशन। ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल, फेयर मतलब जो मेरिट पे आएगा। ठीक है, कोई फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। ठीक है, इट गेव द बर्थ टू व्हाट, जिसकी तैयारी आप आज की डेट में कर रहे हैं। ठीक है, द इंडियन सिविल सर्विसेज, जो सबके लिए ओपन था, इंक्लूडिंग इंडियंस। इतना आसान नहीं था, इंग्लिश में पेपर होता था, तो इंग्लिश सीखने वाली बात है, फिर इंग्लैंड जाना पड़ेगा, सब इंग्लैंड नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो थिंग्स वेयर डिफरेंट, लेकिन शुरुआत तो हुई। आगे वाले एक्ट में ये इंडिया में होने लग जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी समझिए अमित साहब। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अकॉर्डिंगली मैकुले कमेटी, आप जानते हैं मैकुले कौन है, जो कमिटी ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस को अपॉइंट किया गया इन 1854,
गिविंग इंडिया हर फर्स्ट सिविल सर्विसेज, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा। कौन थे हमारे पहले इंडियन सिविल सर्वेंट? सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्लीज याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, ईयर शायद से ना पूछे, लेकिन ये नाम आप प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, वन लाइनर फैक्ट में आ सकता है, ठीक है। तो यहां से आपको एक और नाम मिला, हॉकिंस, विलियम बेंटिक के अलावा, एलिजा इम्फे के अलावा बहुत सारे नाम धीरे धीरे आएंगे, ठीक है, हिस्ट्री में तो बहुत आ चुके होंगे अभी तक आपके जीवन में, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट इनटू द आईसीएस सर्विसेज? सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब, ठीक है, वेरी गुड। अगली बात क्या हुई 1853 में? इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। रिपीटेड पॉइंट, पिछली बार भी हमने कल बात की थी, सक्सेसर, हेयर एंड हर मैजेस्टी या हिज मैजेस्टी, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, अनलाइक द प्रीवियस चार्टर गेव द टर्म ऑफ 20 ईयर। कल मैंने आपको चीज समझाया था, चार्टर एक्ट में देखिएगा 1813, 20 साल बाद नया चार्टर, उसमें लिखा रहता था कि 20 साल बाद हम रिन्यू करेंगे, ठीक है। 33 का 20 साल बाद फिर 53, लेकिन इस बार 53 वाले एक्ट में ना उन्होंने वो टाइम लिमिट नहीं दी, 20 ईयर्स वाली टाइम लिमिट नहीं दी, प्लस फिर इवेंट ही हो गया 1857 का, ठीक है। तो उन्होंने जो 20 ईयर्स के लिए ना गवर्नर जनरल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पावर दी थी, इस बार वो क्लॉज हट गया था, ठीक है, जो टेन्योर वाला सिस्टम था, ठीक है। तो 1853 में ये कुछ ऐसा नहीं बोला गया था कि 20 ईयर्स का विल कम विद अ न्यू चार्टर, ठीक है, जो हर जगह था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, डोंट वरी, ठीक है। दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन, नहीं था मतलब कुछ तो क्लियर इंडिकेशन होने वाला है कि अब रेगुलेशन टोटल इन्वॉल्वमेंट में क्रिएट होने वाली है, तो आप मेंस में लिख सकते हैं ये चीजें। दिस वाज द क्लियर इंडिकेशन दैट अ कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, जब पार्लियामेंट को लगे। एक मौका चाहिए था, 57 ने दे भी दिया उनको, एंड इट एक्चुअली हैपेंड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द क्लियर इंडिकेशन इज ऑल अबाउट। 20 ईयर्स वाला जो रूल आया, मेंस में ही आएगा, प्री में तो नहीं आएगा, कभी लिखना पड़ सकता है तो लिखिएगा। दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। वही वाली बात है, देखो मैं अभी तुमको समझाऊं, दिल्ली कैपिटल भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, मान लो मोदी जी दिल्ली भी देखें और इंडिया भी देखें, बर्डन बढ़ जाएगा। तो क्या है, दिल्ली का बेसिक चीज सीएम देखते हैं और बीइंग द कैपिटल पूरी चीजें पीएम देखते हैं। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो डेजिग्नेटेड था इंडिया का गवर्नर, उसको बोला गया यू लुक ऑन टू द अफेयर्स ऑफ द इंडिया, बंगाल का एक और गवर्नर बना देते जो आपके अंदर रहेगा, जैसे मद्रास और प्रेसिडेंसीज ऑफ से उसमें है, मद्रास एंड बॉम्बे में है, ठीक है। तो एक नया चीज लाया गया था, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर for the Bengal presidency. It maintained that the governor of Bengal should be different from the governor general. गवर्नर जनरल तो इंडिया का है, ठीक है, who was to head administration of whole of India. तो धीरे धीरे उन्होंने इस चीजों को भी डिवाइस करने लग गए, ठीक है। आज जैसे आपने एक चीज सुनी होगी, मैं यहां से एक चीज आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में कभी कभी अरविंद केजरीवाल जो सीएम है वहां के, वो कहते हैं कि हमको फुल पुलिस पावर दे दो या फुल स्टेटहुड दे दो। आपने पूरी दुनिया में ना कहीं भी नेशनल कैपिटल को ना फुल कैपिटल बनते नहीं देखा होगा, बहुत रेयर है। मैं एक स्मॉलेस्ट रीजन बताता हूँ, रेडिकुलस रीजन है, लेकिन आपको समझने में काम आएगा। मान लीजिए आप वहां के एसपी हैं, एक जगह कॉन्वॉय आ रहा है पीएम का, एक जगह कॉन्वॉय आ रहा है सीएम का, किसको रोकोगे? कोई एक ही कॉन्वॉय एक साथ जा सकता है, आप सीएम रोकेंगे, कोई आपको पता है पीएम बड़ा है प्रोटोकॉल्स में। लेकिन मान लो आपके जीवन में ऐसा होता है कि पीएम सीएम बराबर है दिल्ली में, तो आप तो कंफ्यूज हो जाते, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज होता कि मैं किसकी बात सुनूं। जैसे मैं हूं एक टीचर, मैं सेंट्रल हेड की बात सुनूं कि डायरेक्टर की बात सुनूं? एक ने बोला 3 घंटे की क्लास होगी, एक ने बोला 2.5 घंटे की क्लास होगी, बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ पाते। अब आई एम कंफ्यूज, 2 लाइन ऑफ कंट्रोल है मेरी। तो इस तरह बहुत सारी दिक्कत होती है, इसलिए वॉशिंगटन डीसी या दुनिया में कोई भी कैपिटल है ना, फुल पावर नहीं दी जाती। तो स्टेटहुड जो फुल स्टेटहुड है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। पुलिस अमित शाह की सुने, अब देखोगे बहुत सारी चीजें होती है, या केजरीवाल जी की सुने, तो ये होता है, ठीक है। तो इस चीज को, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल एक अलग ही प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया और एक टोटल इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुड क्रिएट अ न्यू प्रेसिडेंसी, एकदम सही बात, 3 प्रेसिडेंसीज थी और नई प्रेसिडेंसी या नया स्टेट बनाना है, तो यू कैन ऑलवेज हैव, किसके पास पावर दी? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के मेजर डायरेक्टर से। कुछ पूछना है क्या आपको? हाँ
हाँ दोस्त, स्टेटहुड कैसे, मतलब वापस सीएम क्यों बनता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना स्टेट। देखो क्या है ना, हमने कुछ को यूटी बनाया, कुछ को फुल ऑटोनॉमी बना के स्टेट बनाया। यूटी की फुल ऑटोनॉमी नहीं होती, हमने एक दिन बात की थी कल परसों। अब क्या है ना, कुछ कुछ जो टेरिटरीज है ना वो मैच्योर हो रही है धीरे धीरे। जब वो मैच्योर हो रही है तो हमको सबको फुल ऑटोनॉमी नहीं देनी है ना। अवर विजन वॉज कि हम इंडिया को फुल ऑटोनॉमी कंट्री बनाए, ठीक है, जो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ अब जैसे नागालैंड उस समय मैच्योर नहीं थी, उस समय नागालैंड को फुल यदि स्टेटहुड दे देते, क्या पता वो अरुणाचल और नागा सब चाइना के पास चला जाता। हमने उसको यूनियन में रखा, जम्मू कश्मीर को भी यूनियन में रखा। तो कुछ कुछ स्टेट्स ना जहां लगता है कि ऑटोनॉमी कैन बी गिवन इन ट्रांजिशन टू बिकम अ फुल स्टेटहुड, तो वी हैव गिवन। आपने गोवा को दे दिया, ठीक है, से आपने क्या बनाना है, लेजिस्लेचर ही तो बनाना है ना वहां पे। देखो यूनियन टेरिटरी की लॉ मेकिंग इंडियन पार्लियामेंट देखता है, आपकी स्टेट की, आपका स्टेट का लेजिस्लेचर देखता है, ठीक है। लेकिन हमने कुछ यूटीज को क्या दे दिया है, लेजिस्लेचर, कि अपना लॉ खुद बनाए। धीरे धीरे एक ट्रांजिशन पीरियड है। दिल्ली हो गया, इसके अलावा और जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख नहीं मैडम, पुडुचेरी। और एक और चीज बताइए, मैं आपको एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट का एक और चीज बता देता हूं। देखिए, स्टेट फुल ऑटोनॉमी होती है और यूनियन टेरिटरी यूनियन एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी होती है। आपके तीन ऑर्गन है, एल ई जे। खुद का लेजिस्लेचर स्टेट के पास होता है, खुद का एग्जीक्यूटिव गवर्नर होता है, ठीक है, खुद की जुडिशरी होती है। यूटी खुद का लेजिस्लेचर नहीं होता, इंडियन पार्लियामेंट खुद के एग्जीक्यूटिव नहीं होती, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, प्रेसिडेंट के अंदर रहते हैं वो लोग, ठीक है। और जुडिशरी वो शेयर करते हैं किसी स्टेट के साथ। तो कुल मिला के ऑटोनॉमी वाली दिक्कत है। हमने कुछ को फुल ऑटोनॉमी दी जो मैच्योर थे, और जो मैच्योर नहीं थे उनको हमने नहीं दिया। अक्सर आपने देखा होगा बॉर्डर स्टेट्स, आसाम, नेपाल, वो पूरा यूटी था, धीरे धीरे टूट टूट के सेवन सिस्टर्स बना मैच्योरिटी के साथ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट, आपने दिल्ली का एक रीजन मैंने आपको बताया क्योंकि वो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल है। फिर दमन गोवा का क्या रूल क्या था, स्टेटहुड मिल गया उनको धीरे धीरे। उस समय क्या था, पोर्टुगीज कल्चर था वहां पे, फ्रेंच कल्चर था, उसको भी आपको क्या करना है, हेरिटेज की तरह अपनाना है। वहां स्टेटहुड दे देते और क्या पता वहां की जो लोकल लेवल पॉलिटिक्स उसको खराब कर देती। तो धीरे धीरे इट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी। हम कितने ही पुराने हैं, 75 ईयर से तो हुए हमारे को। 75 एक देश के लिए बहुत कम होता है दोस्त। तुमको यदि लगता है ना 75 साल में तुम गरीबी खत्म कर दोगे ऐसे देश की जो 200 साल गुलाम रहा है, तो आप बेवकूफ है। आप गवर्नमेंट सब सर्वेंट बनेंगे ना, बहुत लैक्यूनेज है, धीरे धीरे जनरेशन चली जाएंगी। आपका घर का एक पिताजी या माताजी का व्यवहार चेंज करने में 1-2 साल लग जाता है। नई बहू आती है या आप कहीं जाते हो, वहां 1-2 साल लग जाते हैं यार। ये तो कंट्री है, डाइवर्स तो बहुत ज्यादा है। 75 ईयर्स में आप नहीं बोल सकते देश कुछ नहीं कर रहा, बहुत कुछ कर चुका है देश अभी तक। ये पॉजिटिव अप्रोच चाहिए बीइंग अ ब्यूरोक्रेट। बाकी बीड़ी पीने वाले और दारू पीने वाले या कोई भी रैंडम गाय जो रोड पे गाली दे रहा है किसी प्रधानमंत्री को, बेवकूफी की बात है। आप देखिए ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, इतना आसान नहीं है इतनी बड़ा देश चलाना। तो दैट पॉजिटिव अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 75 ईयर्स से तो है ना, बहुत कम है देश के लिए, ठीक है। तो आप समझिएगा, ठीक है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। वो इशू था पंजाब का कारण, उसका एक अलग कहानी है, मैं अलग से बताऊंगा। हाँ, वो क्या है ना, जैसे अभी तेलंगाना वाला इशू भी है ना, 10 साल के लिए तो कॉमन रखा गया था उसको, ठीक है। हैदराबाद इज अ कॉमन कैपिटल, ठीक है, जब 2014-15 में अलग हुआ था। तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण है, ठीक है। और दूसरी स्टोरीज है उसकी, तो मैं आपको अलग से बताऊंगा जब मैं आर्टिकल 1, 2, 3, 4 बताऊंगा ना, वहां पे ये सब इश्यूज देखेंगे, ठीक है। और कोई डाउट, आगे बढ़े, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू मेक न्यू प्रेसिडेंसीज इन इंडिया, प्लीज याद रखिएगा, थैंक्स टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर was reduced from 24 to 18, ठीक है। Out of which 6 peoples were to be nominated by the British Crown and further reducing the company's influence and power, ठीक है। पहले शेयर होल्डर्स जो थे कंपनी के, वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्रिएट करते थे, जिसके पास शेयर्स हैं वही बोलेगा तुम जाके बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन अब क्या, धीरे धीरे कंपनी के
फंक्शनिंग में ब्रिटिश क्राउन और पेनिट्रेट कर रहा था। ठीक है, तो जिसमें आउट ऑफ से 6 पीपल्स नॉमिनेट करेगा ब्रिटिश क्राउन, और कौन करेगा एक्चुअली ब्रिटिश क्राउन की जगह? ब्रिटिश पार्लियामेंट। कोई मिनिस्टर बैठेगा वहां पे। वही वाली बात थी जो हमने कल बात की, आरबीआई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एनजेसी विल्स। तो जो पहले हुआ है ना वो आज भी हो रहा है। फिलोसफीज ऑफ गवर्नेंस सेम है, बस टाइम चेंज होता है। आज जो तुम कुछ मान लो हिंदू में पढ़े, 3 साल बाद जब तुम एग्जाम देने जा रहे हो तभी कोई एक ऐसा सेम इशू होगा, बस कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा ना यार। आज कहीं पे बाढ़ आई, क्या 3 साल बाद बाढ़ नहीं आएगी? डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल तो वही रहेंगे ना, रिलीफ दो, रिहैब दो। ठीक है, सबसे पहले जो औरत वो हैं, बुढ़े हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको खाने की चीजें दो, आर्मी को इन्वॉल्व करो, रेड अलर्ट्स दो जल्दी जल्दी। तो भाई चीजें तो सब चेंज होगी। आज से उत्तराखंड लैंडस्लाइड था, कल कहीं और होगा, कंटेक्स्ट तो सेम रहेगा ना। कंटेक्स्ट समझना है, बाकी तो इवेंट के फैक्ट जोड़ दो अपने मेंस में। ठीक है, तो प्लीज याद रखिए, इट्स ऑल अबाउट नॉट करंट अफेयर्स, अबाउट कॉन्टेक्चुअल अफेयर्स। सब सेम रहता है। अभी यूक्रेन में वॉर हुई, कहीं और हो जाएगी, होती तो रहती है तो सेम ही चीज। इन्फ्लेशन तो सब बढ़ेगा लड़ाइयों में, बस कंटेक्स्ट समझते रहिएगा। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक। 1858 प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन। 1857 हमने बात कर चुकी थी। 1857 में क्या हुआ, 58 प्रोक्लेमेशन में क्या हुआ। एंड हियर वी एंड द कंपनीज रूल। जो कंपनी के रूल आए ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए, कहीं ना कहीं वो एक बेड रॉक फाउंडेशन क्रिएट किए फॉर द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है? आगे बढ़े। अब हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ सिस्टम में आएंगे जो 1858 से 47 तक रहा, जो था टोटली ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बाय द पार्लियामेंट एंड द क्राउन। नो कंपनी इज नॉट नाउ इन्वॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसका एक नाम था बेटर गवर्नमेंट एक्ट। हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेटर करने के लिए, ठीक है, दे केम अप विद अ न्यू नेम। ठीक है, जैसे प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग बन गई है, काम तो सेम ही है ना, थोड़े चेंजेस हैं। अभी क्या है ना, पहले एक टॉप टू बॉटम थी, एक अब बॉटम टू टॉप है। मैं थोड़ा आपको यदि समझा दूं, यदि वर्ड आया है तो, यदि जो मालिक बोले और नीचे वाले सुने तो उसे क्या कहते हैं? टॉप टू बॉटम। और यदि आप सबको साथ में लेके चलो कोऑपरेटिवली बॉटम को, और तब आप जाके प्लानिंग करो, इसको कहते हैं बॉटम टू टॉप। प्लानिंग कमीशन में जो टॉप हायरार्की चूज करती थी पूरा देश मानता था। अभी क्या है, आपने एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना दिया। फेडरलिज्म हमने बात कर चुकी है, सब फेडरल पार्ट कोऑपरेट कर रहे हैं, तो दिस इज बॉटम टू टॉप अप्रोच। पहले जो पीएम बोलता था वो सब मानते थे, ऐसा हो गया। ये दोनों चेंज है प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में। एक और नया वर्ड सीख लीजिए आज, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्लियर है, कॉपरेट मतलब हर फेडरल का कॉपरेट करना, मतलब जैसे आप सब यदि कॉपरेट करोगे तो क्लास अच्छी चलेगी। ठीक है, लेकिन मैं आप सब में कंपटीशन करा दूं, तो जो आज दो बैठे थे और जो आज खड़े थे, उनमें कंपटीशन यदि पॉजिटिव अप्रोच में रहा, अपनी से कॉपी फाड़ दो, तुम कॉपी चोरी कर लो, मारो क्लास के बाहर, कल से एग्जाम का आंसर मत देना, वो बात अलग है। लेकिन कंपटीशन विल लीड टू बेटर रिजल्ट ऑफ द क्लास। नीति आयोग क्या कर रहा है आज की डेट में? स्वच्छ भारत अभियान में रैंकिंग देता है। यदि जो सेकंड है भोपाल, उसका मन नहीं करता किसी दिन फर्स्ट आए, अब 5-6 साल से इंदौर फर्स्ट आ रहा है। जो लास्ट आ रहे हैं उसका मन नहीं है कि यार इंदौर भोपाल मॉडल सीख के हम भी ऊपर आए। आपकी कॉलेज रैंकिंग, एयर इंडेक्स रैंकिंग्स, डिफरेंट रैंकिंग क्या कर रहा है? एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट कर रहा है इन द फेडरल यूनिट ऑफ द कंट्री। जो पीछे हैं दे आर कमिंग विद अ न्यू मॉडल। केरला का मॉडल हर जगह पढ़ा जाता है, अम्मा स्कीम, जो वहां 10-12 रुपए में खाना मिलता है, इडली मिलती है। आपने भी तो स्टार्ट किया दीनदयाल उपाध्याय की रसोई योजना, सीखा कहीं से ना। तो कंपटीशन क्रिएट्स दिस थिंग, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कंपीट कराइए अपने स्टेट्स के बीच में, गिव द बेस्ट रिजल्ट, हैव द बेस्ट मॉडल। तो दिस इज ऑल थिंग्स लाइक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, द सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनएक्टेड आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जो सिपॉय म्यूटिनी क्यों बोला जाता है, आपसे बात हो चुकी है इस बारे में। ठीक है, प्रायर टू 1858 इंडिया कौन रूल करता था? एक कंपनी थी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जॉन कंपनी से कहते हैं, ठीक है, whose policies and actions were over exploitative, इंडियंस के लिए बहुत एक्सप्लॉइटेटिव थे, जो अल्टीमेटली न्यूमरस स्मॉल इंसर्जेंसीज जैसे संथल रिवोल्ट हुआ, ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए और अल्टीमेटली सिपाही ने म्यूटिनी कर दी। तुम्हारे अपने लोग नहीं, ट्राइबल तुम्हारे अपने लोग नहीं थे, लेकिन तुम्हारे अपने ही सिपाही ने तुम पे बंदूक रख दी। इंदिरा गांधी को अपना ही एक सिपाही ने मार दिया, बहुत बड़ी बात होती है। परवेज मुशर्रफ का जो केस है पाकिस्तान में, आर्मी ने ही कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द कंपनी था, ठीक है, उसको अब चेंज करने की बात हुई। तो अब वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट था कंपनी के लिए ब्रिटेन में, कोई करप्शन पहले से रैम्पेंट था, ठीक है, वहां के जो ऑफिसर्स थे जो रूड होते जा रहे थे, पावरफुल भी थे, ठीक है, इतने सालों से कंपनी में कर रहे हैं, जो क्राउन को बैडली कॉस्ट करता था। कैसे करता था? रेवेन्यू कम आएगा ना, आप जितना टैक्स चोरी करोगे उतना ही टैक्स कम किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को ना। आप टैक्स चोरी करने लग जाओ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम तो स्कीम कैसे चलाएगा इतनी बड़ी बड़ी। द थिंग इज, कहीं ना कहीं जब कंपनी करप्ट हो रही थी, कंपनी के ऑफिसर्स रूड हो रहे थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो क्राउन था ब्रिटेन का, या ब्रिटेन का जो रेवेन्यू था, वो भी कॉस्ट हो रहा था। तो दिस वाज द परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स भी नाखुश, इंडियंस तो थे ही नाखुश, बेस्ट टाइम, ठीक है। तो दिस रीच द क्लाइमेक्स विद द म्यूटिनी ऑफ 1857 एंड द पॉलिसीज ऑफ कंपनीज वेर ब्लेम्ड फॉर द रिवोल्ट। किया जो भी किसी ने भी किया हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही रहा हो पीछे, लेकिन कंपनी को बोला गया कंपनी गलत थी, कंपनी का रूल खराब था। अब कंपनी नहीं, आप सब मेरे सब्जेक्ट्स हो, मैं खुद आके आपको रूल करूंगा और बेटर गवर्नेंस दूंगा जैसे मैं ब्रिटिशर्स को देता हूं। कंपनी तो हाईली एक्सप्लॉइटेटिव थी फ्रॉम द डे वन, ठीक है, ऐसे करके कंप्लीट हुआ। हाउएवर द म्यूटिनी वाज सप्रेस्ड बट इट सेंट रिपल्स ऑफ द फियर टू द लंदन, डर तो उनको लगा, ठीक है, एंड कन्विंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया मस्ट बी टेकन ओवर द क्राउन। आज ये छोटा सा रिवोल्ट था जो सप्रेस हो गया, कल शायद से ना हो, ठीक है, और इंडिया वाज अ वेरी पाइवट पॉइंट, इंडिया का कंट्रोल जरूरी था उनके लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1858 के बाद क्यों ये एक्ट आ रहा है और क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वी केम टू नो अबाउट द कॉजेस, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। वही सेम कहानी है, बस जस्ट टू नो अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग देयर ड्यू टू द ओवरग्रोइंग रिसेंटमेंट, ठीक है, among the Indians and declining revenue of the British Crown compelled the British Crown to take the administration of the India in their hand by enacting the Government of India Act of 1858, which provided that India was to be governed directly by the British Parliament, ठीक है, EN चेंज हो गया, in the name of the Crown, क्राउन के नाम पे, रानी के या राजा के नाम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट अब रूल करेगी। इसका दूसरा नाम क्या है? बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नाम चेंज करके खुश किया गया आपको, जैसे पहले था एक पहले इंदिरा गांधी और गांधी परिवार पर योजनाएं थी, अब सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय, है तो सेम ही स्कीम ना, नाम चेंज होता है, ठीक है, बस वही वाली बात थी। करना तो उनको वही था, वो भी लूट रहे थे, ये भी लूट रहे थे, एक्सप्लॉइटेटिव दोनों ही थे, ठीक है। तो बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इसको भी बोला जाता है। इसने सबसे पहला काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया। इट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रांसफर्ड ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज और उसका रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। This was the most significant thing that happened in this act, ठीक है। It provided that India henceforth, आगे से, henceforth मतलब अब से, ठीक है, it provided that India अब से was to be governed by and in the name of Her Majesty, रानी के नाम पे और रानी द्वारा, टोटल क्राउन रूल, ठीक है। इसलिए क्राउन रूल ऊपर लिखा हुआ है जो 47 तक चलता है, 1858 से शुरू होता है, उससे पहले कंपनी रूल था, ठीक है। चलिए, इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस रॉय कौन रहेंगे? ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। पहला वाइस रॉय कौन बना? कैनिंग, ठीक है, यहां तक क्लैरिटी थी आपको, उस दिन 1857 पढ़ाया था आपको। तो लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। कौन पहले थे, कौन लास्ट थे, कौन पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, कौन इंडिया के थे, सब क्लैरिटी रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इन 1858 वाइस रॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा रूल ट्रांसफर टू द
ब्रिटिश हैंड। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कहां पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मैंने आपको बताया था इसके बारे में जब 1858 पढ़ रहे थे। वेस्टेड मतलब पावर क्या की थी, क्या क्या वेस्ट किया गया था उनके में। वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी, कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द ब्रिटेन थ्रू द वाइसरॉय एज हिज एजेंट इन इंडिया। तो देयर विल बी अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टेकिंग केयर ऑफ ऑल द अफेयर्स, एंड यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिवली वाइसरॉय उसका एजेंट रहेगा। फिर इंडिया काउंसिल क्रिएट होगी, याद होगा आपको, ये सब यहीं पे आएगा, ठीक है। पहला सेक्रेटरी स्टेट कौन था? लॉर्ड स्टैनली। हु बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। पहले वाइसरॉय, पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टैनली, ठीक है, वेरी गुड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज नाउ द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। वहां का जो मिनिस्टर्स थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहला गया वो। तो पॉलिटिकल हेड कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज द मेंबर ऑफ व्हाट? ब्रिटिश का कैबिनेट। मैंने आपको बताया था कैबिनेट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है। एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू हुम? द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। आज यदि किसी स्कूल में आग लग जाती है तो आप अमित शाह से जब आप पूछते हो, क्योंकि होम मिनिस्टर है वो, कल ट्रेन में लग जाएगी तो आप ट्रेन वाले डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर है उनसे पूछोगे। इंडिया के अफेयर्स से किससे पूछा जाएगा? द मेंबर ऑफ कैबिनेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछा जाएगा। ब्रिटेन जो इंडिया में, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, वहां का एमपी है वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको पोर्टफोलियो दिया गया है इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर। जैसे आपके यहाँ एक्सटर्नल मिनिस्टर होते हैं ना, उनको इंडिया का दिया गया है, वहां से रेगुलेट करेगा, मतलब लेजिस्लेटिवली अफेयर देखेगा और वाइस रॉय से कंडक्ट करेगा। मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो कौन थे? यहाँ के उस समय गवर्नर जनरल थे। ऐसे होगा। तो स्टैनली स्टार्टेड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पहले वही थे, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। इनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनी थी, जिसको इंडियन काउंसिल कहते थे, हमने बात कर ली इस बारे में। देखिए, इट एस्टैब्लिश्ड द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट हुम? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और वाइसरॉय को असिस्ट करने के लिए कौन था? उसका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 53 में ही बन चुकी है, ठीक है। चलिए, he was to have a vote, also a casting vote in case of a tie। जो 15 लोग बैठे हैं इंडियन काउंसिल में और एक हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे हैं, कभी पॉलिसी में डिस्प्यूट हो जाए तो कौन करेगा? कास्टिंग वोट करेंगे, ठीक है। तो इनको कास्टिंग वोट का, और वोट दोनों की पावर थी, मतलब हम सब जब वोटिंग कर रहे हैं तो मैं वोट कर सकता हूं, और जब फंस जाए 16-16 8-8 हो जाए तब भी मैं कास्टिंग वोट कर सकता हूं। जैसे स्पीकर ओम बिरला, मैंने बताया था आपको, वो पहले वोट नहीं करेगा, फंस जाएगा तो कास्ट करेगा, कास्टिंग वोट, वीटो वोट नहीं, कास्टिंग वोट। यहां इसके बाद दोनों पावर थी, वोट भी कर सकता है और फंस जाए मामला, कोई 15+1 16 होता है तो कास्टिंग वोट भी कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो पहला वोट उसने किया था वही वापस रिपीट करेगा, तो जो होगा उसका इधर होगा। यहां पे नहीं, वो वीटो पावर तो अभी तो दी ही नहीं गई ना, वीटो पावर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है, उसको कास्टिंग वोट दी गई थी। वीटो बहुत ज्यादा पावर होती है, नहीं दी गई थी। ही वॉज ऑल्सो एम्पावर्ड टू सेंड, ये सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा गया है। ही वॉज ऑल्सो एम्पावर्ड, कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, to send and receive secret messages and dispatch from Governor General and was not bound to communicate to these Indian Council। कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है तो गवर्नर जनरल और जो अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दे कैन हैव इट। जैसे आज की डेट में हॉटलाइन होती है, आपने सुना होगा ना, सीधे पीएम ऑफ इंडिया कैन टॉक टू पीएम ऑफ कनाडा, हॉटलाइन, जिसको इनक्रिप्ट किया जाता है, जिसको नहीं पढ़ सकते, या जो डिसीजन लिया गया वो किसी को नहीं बताया जाता। कुछ बहुत बड़े डिसीजन कभी कभी लेने पड़ते हैं देश के लिए, जो आपको बताया जाए तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो देयर वेयर द आइडिया ऑफ दिस सीक्रेट मैसेजेस, आज भी होते हैं दोस्तों। आपने कभी कभी सुना होगा, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, उसको ऑफिस ऑफ सीक्रेसी, मतलब ऑफिस की भी एक ओथ लेनी पड़ती है और एक सीक्रेसी की भी ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। सीक्रेसी क्यों? उसके पास पता है कि कहां कहां मिसाइल छुपी हुई है इंडिया में, उसको असली में पता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स कहां रखे हैं। अब कल मोदी जी
खत्म हुए, मतलब उनका टेन्योर खत्म हुआ, उसका जाके बोले कि मेरे को पता है कहाँ रखा है, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप वहां देश के हेड बनोगे तो सभी डर्टी सीक्रेट इंडिया के, हमने श्रीलंका की सरकार गिराई थी, इफ यू डोंट नो, आज से कुछ साल पहले हमने पैसे खिला के, हमने इंडिया के आप टैक्स पेयर के पैसे लेके सरकार गिराई थी श्रीलंका की। क्यों? सरकार वहां अपनी दोस्त बन जाए तो हमारी बात मानेगी, हमारी दोस्त ना बने तो चाइना की बात मानेगी, और चाइना की बात यदि वो सुनने लग गए तो हमारे से तो वो 200-400 किलोमीटर दूर है। चाइना ऊपर से अटैक किया, श्रीलंका यहां से अटैक किया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। दीज आर सब सीक्रेट थिंग्स जो आपको भी पता होंगी, डर्टी सीक्रेट्स, आप नहीं बता सकते किसी को। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो प्लीज याद रखिएगा, एक सीक्रेट मैसेजिंग सिस्टम था जिसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता, गवर्नर जनरल एंड द गवर्नमेंट का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है, तो प्लीज याद रखिएगा 1858 में ये एक प्रोविजन था। आगे बात करें, ये जो काउंसिल थी ये टोटली क्या थी? एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, एडवाइजरी बॉडीज क्या होती है? जो एडवाइस करती है, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर। तुमने कुछ भी एडवाइस किया मेरे को कि सर कल छुट्टी कर देना, मैं सोच के बताऊंगा, और मैंने कल डाल दिया ग्रुप में क्लास में आना है, तो मैं क्या, आप क्या मैंडेट क्रिएट कर रहे हो, मैंडेटरी कर रहे हो क्या? नहीं। तो इट वाज जस्ट एडवाइजरी बॉडी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाएं, एक कम्युनिटी से डिफरेंट आइडियाज आते हैं तो आप प्रोसेस करने में इजी होता है, दैट्स द ओनली थिंग। आप जो बोलोगे ना, आप एडवाइस करोगे, एमएलए नहीं सुन रहा तो क्या करोगे? लड़ोगे एमएलए से, पीपल वर्डिक्ट है उसके पास, तो कहीं ना कहीं आपको दमना पड़ता है एमपी एमएलए के सामने, तो डिफरेंट होते हैं। तो द काउंसिल वाज टोटली एडवाइजरी बॉडी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, नो डाउट। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में आप चेयरमैन रहते हैं हर चीजों के। ठीक है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। किसने स्टार्ट किया था? पिट्स इंडिया एक्ट ने। पिट्स इंडिया एक्ट ने, याद करो, दो कंट्रोल्स बनाए थे, कमर्शियल कंट्रोल्स और पॉलिटिकल कंट्रोल्स। पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल देख रहे थे। ड्यूअल गवर्नमेंट मैंने बोला था ना, एक तो रॉबर्ट क्लाइव की थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी में चल रही थी, अब कंपनी खत्म। 1784 का ड्यूअल गवर्नमेंट इज नो मोर नाउ, सब देखेगा पार्लियामेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, काउंसिल्स। ठीक है, तो इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोच नहीं। ठीक है, परफेक्टली डायरेक्ट रूल, नो इनडायरेक्ट रूल। ठीक है, the act of 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। कुल मिला के इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिलता है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर रहा है। उनका पूरा फोकस था कि जो कंपनी के नए रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस तरह से वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई इलेक्शन रूल चेंज होना, काउंसिल को पावर देना, ये सभी यहाँ नहीं मिलेगा आपको। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अब एबॉलिश होने के बाद न्यू रूल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, आगे जाके आपको बहुत अच्छे अच्छे रूल्स मिलेंगे। पहली बार इलेक्शन कब हुआ, पहली बार बजट को सुनने की ताकत आई, फिर वोट करने की ताकत आई, इंतजार करना पड़ेगा आपको। 200 साल बहुत कुछ हुआ हमारे देश में। ठीक है, इट डिड नॉट ऑल्टर एनी सब्सटेंशियल वे जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही थी। ठीक है, वो अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा कर रहे थे। ठीक है, thus the company's rule over the British territories in India came to an end and it was passed directly to the government of the British, actually ruled by the British Crown, देखा जाए, ठीक है, in the name of the British Crown. This act made India direct British colony. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? उस समय कौन थी रानी? क्वीन विक्टोरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? एलिजाबेथ। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया हु वाज द मोनार्क ऑफ द ब्रिटेन आल्सो बिकेम क्या? द सोवरेन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। सोवरेन एंड सुजरैन समझा चुका हूं आपको, इसलिए कीवर्ड सोवरेन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया विद द टाइटल क्या? एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और आपने देखा होगा ना, कुछ लोग का ब्रिटेन में कभी देखिएगा, उनके बहुत सारे टाइटल्स होते हैं। ठीक है, आयुष पांडे से पहले एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब टाइटल दिए गए थे। राजा धीराज, सर भी लगाते हैं, है ना। तो बहुत सारे टाइटल्स मिलते हैं। तो एक रानी को नया टाइटल मिला, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अपार्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव अ न्यू टाइटल, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, it was decided that remaining Indian princes
एंड द चीफ जो 560 लोग थे अकॉर्डिंगली वुड हैव देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस प्रोवाइडेड दे एक्सेप्ट किसकी सुजरैनिटी, ब्रिटिश, अधीनता, डिपेंडेंसी। जो जो रानी को अपनी रानी मानेगा, ठीक है, उन सुजरैन हो जाएगा, ठीक है, सॉवरिन नहीं होगा, उन सबको इंडियन प्रिंसेस को या प्रिंस चीफ्स को हम अल्टीमेटली अपने पास रखेंगे। जो नहीं मानेगा देयर आर अदर वेज, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के आपको अब क्या नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना है। नेक्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लड़ाई का एक बहुत बड़ा कॉज था 1857 का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, यदि आपका कोई नेचुरल हेयर नहीं है तो वो पूरी टेरिटरी किसके हाथ में आ जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ आ जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ी, बहुत लोग ऐसे ही लड़े, है ना, सतारा वतारा नहीं, अवध इज मिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें ये भी था ना कि अडॉप्टेड को वो लोग परमिशन लेकर के, हाँ, यदि परमिशन मिलता तो ठीक है। पहले हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई है, यदि मैं थोड़ी सी कहानी बताऊं, ये कहीं किताब में नहीं लिखा है या एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। फर्स्ट सी हैड अ केस, वो केस लड़ी थी बहुत सालों तक, ठीक है, वो क्राउन तक गई थी, इंग्लैंड तक गई थी, यदि आपने पढ़ा होगा किताबें, अल्टरनेटिव किताब में लिखा है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे पहले क्या हुआ, केस किया कि मेरा एडॉप्टेड हेयर है, उसको परमिशन दीजिए। रानी तक गई थी, इंग्लैंड तक पहुंच गई थी वो, ठीक है, उनको नहीं मिला। फिर अल्टीमेटली अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए वो रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्ट ले ली थी, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत बड़ी दिक्कत थी हमारे देश के साथ, एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है। राजाओं के पास 50,000 रानियां थी, लेकिन बच्चा नहीं कर पाते थे, भगवान जाने क्या दिक्कत है। मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, यूट्यूब में जाएगा वीडियो या कहीं भी, लेकिन मैं बहुत बार सोचता हूँ भाई तुम्हारे हरम है, 1000 लड़कियां बैठी, यदि आप मांडू कभी गए हो, मांडू में जहाज महल है, कभी घूमने गए हो मांडू में, उसमें जो मुस्लिम राजा थे उनकी 10,000 हरम मतलब लड़कियां जहां पे रहती थी, ठीक है, रानियां अलग है तुम्हारी, ठीक है, फुल अय्यासी करनी है तुमको, और बच्चे तुमसे हो नहीं थे। ब्रिटेन भी समझ गए, ठीक है, अच्छा आइडिया है, इससे हम क्या करेंगे, एक नया रूल लाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ठीक है, एक फन फैक्ट है। हाँ दोस्त कुछ कह रहे थे तुम? दिल्ली के पास बहुत बड़ी सेना थी, ये सब बहुत बड़ी सेना बन गई। हाँ वो तो ठीक थे, लेकिन बात ये है कि बहुत दिक्कत है हमारे देश के, बहुत से राजा के बच्चे नहीं हुए, नेचुरल हेयर्स नहीं हुए, हाँ, कि उनके अच्छे बच्चे नहीं थे। के राजाओं के बच्चे नहीं हुए, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती कैसे कहा, मतलब ब्रिटेन क्या कर देगा, नसबंदी करा देगा उनकी, है। तो पता चलेगा ना आज सामने वाले को नसबंदी होगी। इतना हैवी थोड़ी था, आज की डेट में आईपीएल खिला दो, पता नहीं, हो सकती, हो सकता है वो पहले आईपीएल रहा होगा कोई, तो पता नहीं। देखो इंडिया बहुत आगे रहा है, आपने रामायण महाभारत में देखा हुआ, देखते ही बच्चा पैदा हो जाता था। हम लोग क्या है, ऐसा नहीं, इंडिया मजाक नहीं हुई है। चलिए कमिंग बैक, thus the government of India 1858 marked the beginning of a new chapter for the Indian political history and majorly the constitutional history of the country, ठीक है। this completes I think 1858। उसके बाद मैं आपको क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन पढ़ा देता हूं, जो मैंने बात की थी। एक था प्रोक्लेमेशन और एक था एक्ट। एक्ट इज क्लियर, एक बार देख लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। 1858 मेजरली वो एक्ट था जहां से ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी, कोई बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस नहीं हुए थे, हाँ ट्रांसफर ऑफ द पावर्स हुई थी। उसके बाद अब जो भी होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्राउन रूल। कोई यही इलेक्शन आएगा, यही आपकी 1885 में क्या बनेगी, ईस्ट सॉरी कांग्रेस बनेगी, ठीक है। कांग्रेस ही तो नए नए चेंजेस लाएंगे, भाई कांग्रेस को ही चाहिए था इलेक्शन, तो मॉडल मिंटो में आया, कांग्रेस ने एनसीएम सीडीएम किया, रॉलेट एक्ट किया, फलाना एक्ट किया, तो फिर रूल चेंज हुए। अंबेडकर जी ने ही बोला कम्युनल अवार्ड के लिए, कम्युनल अवार्ड आया। तो अल्टीमेटली अब जो भी होगा ना, आपकी कांग्रेस और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी लोकल रिप्रेजेंटेशन, उसको कहीं ना कहीं आप उसका वर्कआउट करेंगे, ठीक है, ठीक है। रॉयल प्रोक्लेमेशन क्या था, 1 नवंबर 1858 को एक दरबार हुआ इलाहाबाद में। 1911 में दिल्ली दरबार था, और अब हमारे 1857 के रिवोल्ट के बाद इलाहाबाद में एक दरबार हुआ 1858 में, रॉयल दरबार। क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया। उसने क्या क्या बोला प्रोक्लेमेशन में, इट डिस्क्लेम्ड एनी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस, लड़ाइयां, उसके कारण प्रिंसली रिसेंटमेंट्स थे,
तो उन्होंने बोला अब हमारे देश में, इंडिया में किसी प्रकार का भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा। जितना ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वो टोटल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, हम इंडियन प्रिंस की राइट, डिग्निटी और ऑनर को रिस्पेक्ट करेंगे। थर्ड, हम रिलीजियस टॉलरेंट रहेंगे, पहले वो नहीं थे। 1857 का सबसे बड़ा एक रीजन रिलीजियस इनटॉलरेंस था। ठीक है, टर्बन नहीं पहनना है, ऐसा ड्रेस नहीं पहनना, बहुत दाढ़ी नहीं रखनी है। ठीक है, गन कार्टेज वाला जो एक अफवाह उड़ी। ठीक है, तो प्रॉमिस्ड कि हम ऐसी गलतियां नहीं, देखो अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेगी इनको। ठीक है, तो प्रॉमिस्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंडियाज रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। हम नहीं घुसेंगे, करो सती तुम, जला दो पूरा घर, जला दो तुम, लेते रहो डाउरी, करते रहो पर्दा। ठीक है, अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन अब समझ चुके, अपन को पैसा कमाना है, दैट्स इट। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द सब्जेक्ट, इंडियंस, नॉन इंडियंस, यूरोपियन, नेटिव, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स को दिया है वो पहले नेटिव्स के लिए नहीं था, लेकिन अब वो क्या होगा, इम्पार्शियल होगा, इक्वल होगा। सब रानी के सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी कलर, कोई भी रेस के हो, ऑल आर द क्वींस सब्जेक्ट और द किंग सब्जेक्ट, सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। ठीक है, लॉ यदि प्रधानमंत्री को जेल जाने के लिए रोक सकता है तो तुम भी जेल नहीं जाओगे, सीधी बात। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया वेयर प्रॉमिस टू बी ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंडिया को हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाएंगे। अब पूरी इंग्लैंड नहीं वर्क करेगी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन हैंड्स भी होंगे। 4 लोग को तो पहले ही दे चुके थे 1853 में, लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुका था, अब उसे फुल फ्लेज कर देंगे। ठीक है, तो दिस वाज द क्वींस प्रोक्लेमेशन। एंड उसके बाद 1861 में जो भी क्वींस का प्रोक्लेमेशन है उसको दे विल ट्राई टू डू इट, लेकिन ऐसे नहीं कैरेट एंड स्टिक, कल बात की थी, ये अपने लिए, ऐसे नहीं कि नहीं अब इंडियन सब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, इस एक्ट को काउंसिल एक्ट इसलिए कहते हैं कि अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो रही थी अब वो इंपावर होगी धीरे धीरे। कैसे होगी, अगले 5-10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काउंसिल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काउंसिल आज की डेट में जो पार्लियामेंट बना है, जो भी प्रोसीजर्स क्रिएट हुए हैं, कहीं ना कहीं यहां से आप उसको कब पकड़ सकते हो, आप अभी 10 मिनट में देख सकते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ लीजिए थोड़ा एक बार। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ द सीकिंग द कॉपरेशन ऑफ द इंडिया। यदि हम कॉपरेट नहीं करेंगे उनके साथ तो फेडरल टूट जाएगा, कॉपरेटिव फेडरलिज्म भी क्या है ना। तो देयर विल बी रिफ्ट्स, ठीक है, इन द रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन कि वी हैव टू कोऑपरेट विद देम, 3 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे 1861, 1892 और 1909 जब इलेक्शन आया, और इन तीनों को हम काउंसिल एक्ट कहते हैं क्योंकि यहां जो भी फर्दर चेंजेस आएंगे काउंसिल लेवल पे ज्यादातर देखने को मिलेंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा जो एसोसिएशन ऑफ इंडियंस हैं टुवर्ड लॉ मेकिंग विल बी सीन हियर। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92, 1909 ये 3 काउंसिल एक्ट हमको पढ़ने होंगे, और अल्टीमेटली जो भी क्वींस प्रोक्लेमेशन आपने पढ़ा या आपने समझा उस चीज को दे विल ट्राई टू इंप्लीमेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंटली पहला काउंसिल एक्ट आता है 1861 का, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है किसकी, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना भी पड़ता है, हालांकि है भी, आप अपने आंसर में लिखेंगे इस तरह के वर्ड। ठीक है, फीका फीका अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मसाला तो मारना ही पड़ेगा। ठीक है, इट मेड सब्सटेंशियल चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ व्हाट, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे इस एक्ट से। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज empowered टू मेक रूल फॉर नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, वो कर रहा था, अब क्या होगा, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास पावर होगी कि न्यू अपॉइंटमेंट वो कर सकता है, सब्जेक्ट टू व्हाट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछ के, कंफर्मिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी उस समय भी सबसे बड़ी थी। ठीक है, लेकिन वाइसरॉय हैव ऑल द पावर, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास पावर है मेंबर्स को नॉमिनेट करने का। नॉमिनेट इलेक्ट में अंतर होता है, मैं तुम में नॉमिनेट कर दूं, कल से ये मॉनिटर ऑफ द क्लास है, ये बात करेगा प्रियांक सर से और मेरे से, पूरी क्लास खड़ी नहीं हो जाएगी क्योंकि केओस क्रिएट हो सकता है। मैं आपको ट्रेड यूनियन बना दिया, ट्रेड यूनियन का लीडर ये, आप बोलोगे यार इसको ही क्यों बनाया,
क्योंकि मेरी इसकी सेटिंग हो सकती है, रातों साथ में चाय पी रहे हैं हम लोग। मैं इसको अपने वो कांग्रेस पढ़ा है, ये कांग्रेस में एक बहुत अच्छी थ्योरी है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सुना होगा आपने, हिस्ट्री में आप नहीं पढ़े हो। एक चीज समझिए, आपके घर में जब चावल बनता है, ठीक है, और उसमें सीटी रहती है, मान लो सीटी ना रहे तो है, प्रेशर निकले नहीं तो फट जाएगा, मस्त बूम ब्लास्ट हो जाएगा। मान लो तुम्हारी बात प्रियांक सर नहीं सुन रहे, मैं भी नहीं सुन रहा, और मैं क्लास में कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मस्ती मजाक चल रहा है, तुमको मजा नहीं आ रहा, सेंटर हेड भी नहीं सुन रहा, ठीक है, एम के सर का फोन नहीं लग रहा, एक दिन तुम्हारा आक्रोश जागेगा, तुम अपने मम्मी पापा को लेके खड़े हो जाओगे। लेकिन मैं तुम लोग को कोपचे में लेके खुश रखूं, समोसा चाय खाते पीते रहे, तो क्या है ना, प्यार से सुलझा देंगे केस को। देयर मस्ट बी अ सेफ्टी वॉल्व, जिससे अचानक से एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ना क्रिएट हो जाए, बीच बीच में हम आपको सुनते रहे, बीच बीच हम आपसे फीडबैक भी लेते रहे, दिस इज ऑल गवर्नमेंट डू। अचानक से रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा तो आप उससे नहीं बचा पाओगे 1857 टाइप, तो यू हैव टू हियर देम। आपको धीरे धीरे ना सीटी खोल के, जब सीटी निकल, थोड़ा सीटी उठा दे बेटा, तो वो गैस निकल जाए, वरना वो गैस पूरा फट जाएगा। तो ऐसा माना जाता है, एओ ह्यूम जानते हो कौन है? एक इंडियन सिविल सर्वेंट था आपकी तरह, जो आईएएस बना होगा, वो रिटायर हो गया, उसने एक आइडिया दिया होगा उस समय, ठीक है, और अल्टीमेटली गवर्नर जनरल को अच्छा लगा, तो बोला क्यों ना एक फोरम बना लें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कोई भी उठ के आ जाता है कि भाई दिस इज रॉन्ग इन योर एडमिनिस्ट्रेशन, लेट्स मेक अ फोरम दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें अपने ही कुछ लोग रखेंगे और अपने पास रहेंगे, वो बनेगा अ लिंक बिटवीन इंडियंस एंड द गवर्नमेंट। और वो यदि हमारे साथ टिल्टेड रहे तो कभी रिवॉल्यूशन होगा ही नहीं, वो पहले ही बता देंगे कि यार लोग तो नाखुश हैं भैया तुमसे, तुम यदि कलेक्टर हो, याद रखना तुम्हारे 3-4 लोग होने चाहिए मार्केट में, या राजा ही हो ना तुम, अगर देखा जाए तो, ठीक है, पहले राजा भी क्या करता था, रात को निकलता था, या 4-5 ऐसे गुप्तचर रहते थे, स्पाई सिस्टम पहले से ही है, चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र में कि स्पाइस होते हैं, स्पाइस रखने चाहिए, उसने तो प्रोस्टिट्यूशन के बारे में लिखा है चाणक्य ने, ही वाज वे फॉरवर्ड इन हिज टाइम, बहुत आगे का सोचता था उसने ये लिखा था, विष कन्या या प्रोस्टिट्यूशन में क्या होगा, बाहर के आर्मी जनरल आएंगे, प्रोस्टिट्यूट उससे पूछ लेगी और उसका हमको बता देगी कल कहाँ अटैक होने वाला है। इतना फॉरवर्ड अर्थशास्त्र है आपका। दिस इज व्हाट इंडिया, और बहुत बड़ी यूरोपियन कंट्रीज में भी था स्पाइंग सिस्टम एक्सरसाइज। आपका ड्राइवर यदि आपको कल रात को बता दे, जो आप कलेक्टर हैं, कि यार सर यहाँ पे 3-4 दिन से वो दिक्कत चल रही है, वो राशन नहीं बिक रहा अच्छी तरह, तो आप अगले दिन जाके लोगों से बात करोगे, वरना अचानक 200 लोग खड़े हो जाएंगे आपके ऑफिस सामने। तो यू नीड सम पीपल, सेफ्टी वॉल्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कांग्रेस के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन वही उल्टी पड़ गई, तुमने कांग्रेस बनाया अपने लिए, वही कांग्रेस देश को आजाद कर गई और तुम्हारी कंट्रोल से निकल गई, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें यहां भी जो बहुत जरूरी थी कि यदि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया क्रिएट करोगे, इंडियंस को साथ में रखोगे, तो देयर विल बी फीलिंग ऑफ एसोसिएशन, और आप बता सकते हो कि तुम्हारे ही आदमी के सामने डिस्कस करके ये लॉ लाया गया, बहुत जरूरी होता है। तो मैं इसको नॉमिनेट करूं तो देयर आर चांसेस कि हमारी सेटिंग हो सकती है, आप खुद इलेक्ट करके इसको बना दें तो देयर आर चांसेस कि आपके मैंडेट से आया, ये मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा है। समझिएगा, मैं इसलिए ये समझाया आपको अभी कि अभी नॉमिनेशन है, इलेक्शन तो है ही नहीं देश में। किसको नॉमिनेट किया था 1853 एक्ट पे? आगरा, बॉम्बे, मद्रास, अपने लोगों को। तो नॉमिनेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। इलेक्शन नॉमिनेशन एक साथ मत रखिएगा। डायरेक्ट इलेक्शन 1909 थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, वो भी टोटल इलेक्शन नहीं था, फ्रेंचाइजी नहीं थी पूरी। तो नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर एज पर द गवर्नमेंट, जस्ट टू क्रिएट अ वो, मतलब वो इतना नहीं थे कि तुम्हारे लिए जान देने के लिए आए थे इंडिया, कि इंडिया को सुधार देंगे, नहीं, ठीक है, बस ये दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 1861 ने एक बहुत बड़ी बिगिनिंग स्टार्ट की। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूट जहां पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो। एमपीपीएससी में इंडिया का एक आदमी रहेगा, यूपीएससी में इंडिया का, पुलिस में भी एक इंडिया का आदमी रहेगा, ऐसे करके यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन।
और ये डेमोक्रेटिक हो जाए तो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अभी डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, जिसके बारे में हमको पता तक नहीं था, और जो हम सीखेंगे वही हम यूज करेंगे आज से कुछ साल बाद, ठीक है। तो द थिंग इज इंडियंस वे आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द वाइस रॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। It is thus provided that the viceroy should nominate some Indians as which member? Non-official. Official नहीं बनाए। यही तो लड़ाई है कांग्रेस की और हमारी कि वाई हमको अलग अलग दर्जा। धीरे धीरे नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल होंगे, ऑफिशियल से धीरे धीरे क्या होंगे, नॉमिनेट नहीं इलेक्ट होंगे। इलेक्शन की पावर अलग होती है, नॉमिनेटेड बंदा ना उतना पावर फील नहीं करेगा, इलेक्टेड बंदा करेगा। कल 6 लोग को बोलेगा फोन करके, चलो बात करते हैं प्रियांक सर से, आओगे तुम लोग। तो धीरे 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 दिस इज व्हाट मैच्योरिटी ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड दिस इज यू सी देयर, आज की डेट में आप देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक्सपेंडेड काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेशन लेंगे। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग ही है अभी, है ना आपके लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय के वाइस रॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक थे बनारस के राजा, अपना ही आदमी होगा, नॉमिनेटेड है। एक थे पटियाला के महाराजा और एक थे सर दिनकर राव। सर कौन देता है ये टाइटल? रानी दी होगी, कुछ ऐसा काम किया होगा। तो तीनों इतनी के आदमी हैं, 2 तो राजा हैं और एक कोई से नोबेल भी होगा, तो दिनकर राव के आगे सर लगाए, मतलब ब्रिटिशर ने उनको कोई टाइटल दिया है। इसलिए तो आज की डेट में कोई भी बाहर के टाइटल्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया। आपने देखा होगा एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हो गए थे आजादी के बाद। यदि मेरे को कोई दे रहा है सर आयुष पांडे, इंग्लैंड का राजा, मतलब मैं थोड़ा सा उनके लिए एक प्रेजुडिस तो रखूंगा, है ना। मेरी रोज पाकिस्तान में एक बड़े ऑफिसर से बात हो रही है, तो एक स्पाई का केस मेरे पे बनता है। कैसे क्या बात कर रहे हो रोज? तो थिंग्स आर, ठीक है। तो भाई द फर्स्ट 3 नॉमिनेटेड इंडियंस इन द फर्स्ट एवर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज, हाँ बता देना मेरे को, मैं डलवा दूंगा, ठीक है। कौन सा एक पेज में दोनों लिखते रहना, स्लाइड नंबर 58। हाँ तो लिखना स्लाइड नंबर 58, एक कॉपी में लिख लो स्लाइड नंबर 58, तो अलग से प्रिंट आउट करा दूंगा, उसमें क्या है। जो स्लाइड नहीं है बता दो। 57 थी, 58 नहीं है, 59 60 चेक कर लेते हैं। हाँ भाई कुछ पूछा था, बादाम खाएगा, कच्चा बादाम, ठीक है। तो 3 लोग प्लीज याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया, हु वर द फर्स्ट 3 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स एंड हु मेड इट? कैनिंग, ठीक है। 1861 का एक्ट है, लेकिन बने कब थे? 1 साल बाद। अभी एक क्वेश्चन आया था ना अभी हमारा, याद रखना, एक्ट अलग होता है, बनता अलग है, ठीक है। आज मैंने बोला प्रिंट आउट करा दूंगा, ये प्रिंट आउट कल तक मिलेगा, दोनों में डेट्स में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पसेस द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज एनलार्ज, और बड़ा किया गया, धीरे 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 बहुत बड़ी काउंसिल क्रिएट हो जाएगी। नाउ 3 वेयर टू बी बिटवीन 6 to 12 एडिशनल मेंबर, जो नॉमिनेट गवर्नर जनरल करेगा, मतलब बढ़ा दिया गया, उसका एनलार्जमेंट किया गया, ठीक है। There were appointed for a period of 2 साल, 2 साल का टेन्योर था। What was the tenure of the new non-official legislative member? 2 साल, ठीक है। Out of these, at least half of the additional member were to be non-official. Non-official, official में differences रहेंगे, उनकी वोटिंग पावर चेंज रहेंगी, उनकी कितनी बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी चेंज रहेगी। तो these 3 non-official members कौन थे? बनारस, महाराजा, पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है। 58 स्लाइड आपके पास नहीं है, फोटो तो खींच ही लीजिए आज रिवीजन करने के लिए, या एक बंदा फोटो खींच के ग्रुप में डाल दे, तो ग्रुप में नहीं, मेरे को दे देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एडमिन कंट्रोल है, ठीक है। ये सभी खींच लीजिए, बाकी मैं प्रिंट आउट आपको दिलवा दूंगा। हाँ आपने बोला ना कि जो टाइटल नहीं दे सकते बाहर, सर ये पर्सनल तो होता है ना, जैसे कि मेरे साथ एक टाइटल दिया पाकिस्तान ने द फ्लाइंग से, हालांकि वो यूज नहीं कर सकते उसका, एबॉलिशन टाइटल यूज नहीं कर सकते, मिल सकता है ठीक है, लेकिन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ऑफिशियल यदि कोई सेरेमनी है ना, सेरेमनी में यूज कर सकते हैं, बाकी ऐसे मतलब आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फ्लाइंग सिख इज नॉट अ टाइटल ना, फ्लाइंग सिख तो उनको बोला जाता है, वहां के पीएम ने
उनको एकदम दौड़ते हुए देखा, फ्लाइंग सिख बोल दिया। जैसे तुम्हारे यहाँ घर के सामने एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, ये अपने यहाँ का सचिन है भाई, अपनी गली का। तो ये अलग होता है। एक होता है ना कि आप किसी से पैसे लेना, ऑफिशियल टाइटल ले लेना, जैसे धोनी को मिला ऑफिशियल टाइटल बाय द आर्मी, कल मान लो कनाडा की आर्मी देने लग जाए, नहीं ले सकता। ठीक है, इस तरह की चीज है। ऐसे ऑफिशियल ले सकता है, हमको ऑस्कर भी मिलता है, ऑस्कर विनर या रहमान, तो ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल टाइटल्स नहीं यूज कर सकते आप। ये वाला पेज है आपके पास 59 है, 50 80 मिसिंग है, करवा देंगे। ठीक है भैया, तो मेंबर हो गए आपके। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर है, नॉमिनेटेड हैं, कैनिंग ने 3 लोग को नॉमिनेट किया। भाई काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है इन मेंबर्स के, स्ट्रिक्टली लिमिटेड ऑफ टू मेकिंग लेजिस्लेशन सब्जेक्ट टू वाइसरॉय अप्रूवल। यदि वाइसरॉय बोलता है तो, वरना वो किसी काम के नहीं, बस बैठ के मस्त चाय समोसा खाइए निकल लीजिए। दे वर फॉरबिडन, मना किया गया था, फ्रॉम इंटरफियरिंग इन एनी मैटर ऑफ हुज का काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नाम नहीं है, काम नहीं है आपका, लॉ मेकिंग में वो भी सब्जेक्ट टू वाइसरॉय अप्रूवल। मतलब अभी बस जगह मिली है, पूछ कोई नहीं रहा तुमसे कुछ। ठीक है, धीरे धीरे उसमें हम वर्क करेंगे। 3 काउंसिल एक्ट है, पावर्स बढ़ेंगी। तो आपको याद रखना है 61 में क्या था और आगे वाले में क्या था, गलती मत कर देना। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन सेंटर एंड प्रोविंसेस टू। जो प्रोविंसेस क्रिएट थे वहां भी एक काउंसिल थी, और जो मद्रास में भी थी, बॉम्बे में भी थी। ठीक है, और यहाँ पे भी एक सेंटर में भी थी। इट इज दस रिवर्स द centralizing tendency that came from 1773 and reached the climax of 1833. याद होगा, this is the last step of Indian centralization। कल बात की थी आपसे, 1773 से क्या किया गया था, कलकत्ता को सेंट्रलाइज पावर बनाने की कोशिश की थी, जो अल्टीमेटली 1833 में कंप्लीट कर ली गई थी। अब 58 के बाद 1861 में वी आर रिवर्सिंग दैट टेंडेंसी। अब हम लोकल रिप्रेजेंटेशन, नीचे भी पावर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस क्या है, प्रोविंशियल लेवल पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो रही है, जो छीन ली गई थी उन लोग से। तो ये चीज रिवर्स हो गई। तो प्लीज याद रखिएगा, विच एक्ट रिवर्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1773 एंड रीच द क्लाइमेक्स इन 1833। प्लीज याद रखिए। ये बॉटम टू टॉप हुआ, हाँ ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन अभी बॉटम टू टॉप एक्चुअली नहीं है, क्योंकि मैम सब्जेक्टेड टू ऑल द फॉरबिडननेस। इसको बस इतना कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आप पावर डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, वैसे अभी कोई पावर, रियल पावर नहीं मिली है आपको। बस आपके पापा ने आपको ये बोल दिया कि जो बेटी बोलेगी वो वाली बाइक खरीदूंगा, और बेटी पूरा रात भर, बेटा पूरा रात भर ये वाली कार, ये वाली कार। कल जाके मारुति में खड़ा कर देंगे, और मारुति में नेक्सा में जाके बोलेंगे बलेनो अच्छी है, और तुम सोच के रखी थी क्रेटा ऊपर से खुलेगा, मैं से फोटो खिंचवाऊंगी, कुछ नहीं। जो खुशी थी ना, वो खुशी थी, तुम्हारे डिसाइड नहीं होगा, उनका डिसाइडेड। जैसे मेरे पापा का डिसाइडेड था कि वो सिटी 100 खरीदेंगे बजाज की, और मैं 9-10 में बहुत खुश, पल्सर ही खरीदवानी है भाई, है ना। गए, बोले नहीं पल्सर की टंकी इतनी बड़ी है। फिर पूछे क्यों, रात भर देखा, उस समय नोकिया का मोबाइल आता था डायल अप में, हमें साथ भी हुआ, सबके साथ होता है, तो ऐसा हमारे सबके साथ हुआ, तुम भी करोगे। कोई बहुत बड़ा आदमी आया तुम्हारे कलेक्ट्रेट में, बहुत चिल्ला रहा है, मैं यूपीएससी की तैयारी किया हूं, मैं भी इंटरव्यू दिया हूं, आप बना नहीं तो क्या हुआ, आई नो माई राइट्स। ठीक भाई, कल आगे कमेटी में बैठ जा, तो खुशी होगी, हाँ मैं कमेटी में बैठा। 3 दिन तक बैठे रहेगा, वो पचड़े देखेगा, बोले हाँ ठीक है, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो कभी कभी खुशी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार करवाओ, तो तुम्हारे पापा बोलते हैं ना, खुद का पैसा कमाओगे तो पता चलेगा, सीरियसली पता चलेगा। मैं आज फील कर सकता हूँ, पिताजी के पैसे में कभी नहीं देखा दिल्ली में, एटीएम सीधे स्क्रैच। अब सोचते हैं कि कैसे मैनेज करना है 20 डेज ऑफ माई मंथ। तो एक बार आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग ऑल द लेजिस्लेटिव पावर, जो बॉम्बे मद्रास से खींच ली गई थी और जो 1833 में खींची गई थी। तो आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, पावर डिवोल्यूट करना, नीचे देना, ट्रांसफर करना, ठीक है, रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी समझते हैं आप लोग, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, टू द प्रोविंसेस इन 1937, 35 के बाद। तो जो नया अब स्टार्ट हो रहा है
1861 से वो क्लाइमेक्स कब पाएगा अपना 37 में। वो था एक क्वेश्चन देखा था ना अभी हमने, 35 से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई जो आपने आंसर दिया था, अब देखो वहां से कनेक्ट हो रहा है। एमसीक्यू करते रहोगे ना कनेक्ट होता रहेगा, बस कहानी कनेक्ट करनी है और याद करना है, रिवीजन करना है बार बार कि 61 का 91 ना हो जाए, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा ऑल द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन दैट स्टार्ट, यही वही समय है जब मेयो रिपन आएंगे। मेयो रिपन ही करेंगे क्योंकि वाइसरॉय तो वही है, एक्ट को इंप्लीमेंट तो वही कर रहे हैं, बना भी वही रहे। तो प्लीज याद रखिएगा ये पूरा टाइम है जब आपको हिस्ट्री से जोड़ के चलना है थोड़ा थोड़ा। तो ऑल द डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1861 विल रीच टू द क्लाइमेक्स ऑफ 37। मीन्स में काम आएगा, प्री में ऐसे नहीं आता, लेकिन मैं आपको प्री कम मीन्स दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज याद रखिएगा ये आपके आंसर में एक कंप्लीटनेस लाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब नए नए काउंसिल बन गए, आप डिवोल्यूट कर रहे हो ना, प्रोविंशियल डिवोल्यूशन हो रहा है, तो भाई नए काउंसिल्स बनेंगे। सेंटर में तो है ही, मद्रास बॉम्बे में है ही, अब कहां कहां नए बने, इतना डीप में नहीं जाना है, याद नहीं करना है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन के लिए काम आएगा। बंगाल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पंजाब जो 1862, 86 और 1897 में बने, डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इतना नहीं, इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। हाँ 61 के काउंसिल एक्ट में 6 पॉइंट लिखने हो गए, तो आपको लिखना पड़ेगा न्यू काउंसिल्स वेयर एडेड, बस नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, डेट मत याद करने में जाना। हमको तो क्या करना था, लिखना, टाइप करवाना था, कॉपी पेस्ट करवाना था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इतना डीप में मत जाइएगा। और वहां पे गवर्नर थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, फुल पावर थे कि हाफ पावर थी, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना, वरना गवर्नर रखते। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर 3 सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी गवर्नर की, फिर छोटे छोटे लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर आप जैसे आईसीएस ऑफिसर, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा इस तरह से आज भी चलता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां, नॉट फुली ऑटोनॉमस स्टेट में, और फुली ऑटोनॉमस आपके गवर्नर, ठीक है, इंडियन गवर्नर्स, ठीक है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कलकत्ता को एक्सटेंसिव पावर दी गई थी पूरे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में लॉ बनाने की, वो पहले से भी दी गई है, ठीक है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड लिमिटेड रोल, इट वाज चीफली एडवाइजरी, मैंडेट नहीं था, एडवाइज कर सकता है, जो लगेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको पास कर देगा, ठीक है। एंड नो डिस्कशन ऑन द फाइनेंस और बजट वाज परमिटेड, इसको याद कर लीजिएगा, आगे जाके ये मिलेगा, यही तो 3 काउंसिल एक्ट में होना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी, रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था, ठीक है। आपका लोकल डिवोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस बात सबसे बड़ी ये है कि आप बस बैठ के देखिए और समोसा खाइए, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है, एडवाइजरी बॉडी है। आपके पापा ने आपको एडवाइस किया कि कॉमर्स ले ले, एडवाइस है, तुमने नहीं लिया, सीधी बात, ठीक है। सेल या मैंडेटेड है क्या, नहीं, ठीक है। दोस्त ने बोला कि वो लड़की के बारे में कि भाई उसको मत पटा, मैंने सुना है कि उसका एक और बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुमको प्यार हो गया है, बाद में समझेंगे 2-3 साल बाद जब दारू पे खोल के बैठेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेजर प्रेसिडेंसी वही 3 थी सेंट वाली, ठीक है। एनी बिल रिलेटेड टू द पब्लिक रेवेन्यू, डेप्ट, उधार देने ही पड़ते हैं चलाने के लिए सरकार, मिलिट्री, रिलीजन और फॉरेन अफेयर कुड नॉट बी पास्ड विदाउट द गवर्नर जनरल असेंट। मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पब्लिक रेवेन्यू पे कि अब हम क्या बनाएंगे, हर जगह नालियां बनवाएंगे या रोड्स बनवाएंगे, रोड बहुत खराब है, नहीं, गवर्नर जनरल बोला नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। तो कुल मिला के याद रखिएगा कोई भी पावर अभी आपको देखने को नहीं मिली है, बस आपको नॉमिनेशन मिल गया है। तो यू कैन नॉट डिस्कस फिनेंस, बजट भी डिस्कस नहीं कर सकते, जो बजट आया उसका यूज कर लीजिएगा। कोई भी पब्लिक रेवेन्यू, उधार, मिलिट्री एक्सपेंशन, रिलीजन, फॉरेन अफेयर में आपका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। The viceroy has the power to overrule of the council if ready, veto power। तुम कुछ लेके गए, गवर्नर जनरल ने उसको बोला नहीं, हाँ पॉकेट वेटो, चलो ठीक है, ठीक है। तो वाइस रॉय, ये देखिए आज के डेट में भी ये पावर धीरे धीरे, पॉकेट वेटो जो इसने बोला, तो नहीं बोला ना, पॉकेट वेटो आज भी है, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यूज किया था, तो होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉकेट वेटो का आइडिया कहां से आया, यही सब पढ़ के आया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को, ठीक है। तो वाइस रॉय के पास ओवर रूलिंग की फुल पावर थी, उसको लगे तो ठीक, नहीं लगे तो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया इन द ब्रिटेन कुड ऑल्सो डिसॉल्व एनी एक्ट पास बाय गवर्नर जनरल काउंसिल। उससे बड़ा कौन, गवर्नर जनरल से बड़ा कौन,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको लगा गवर्नर जनरल को कर रहा है, उसको कौन कर सकता है फॉरवर्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो पूरी हायरार्की हो रही है, ठीक है। जैसे आज की डेट में आपको मैं एक चीज बताऊं, यदि एमपी गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है अपने विधानसभा में और गवर्नर को लगता है कि वो रूल सही नहीं है, तो एसेंट तो उसी के पास जाएगा, तो वो प्रेसिडेंट को भेज देता है, और प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो ये आज भी है, द प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आर स्टिल देयर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें आज भी वैसे ही वर्क कर रही है। हम कॉलोनियल हैंगओवर में हैं, अभी भी चढ़ी है 200 साल की, हैंगओवर यही होता है, ठीक है, ओके। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन ब्रिटेन कैन डिसॉल्व एनी लॉ पास बाय द गवर्नर काउंसिल। इट एम्पावर द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन। अच्छा बिजनेस चलता रहे, काउंसिल अच्छी तरह वर्क करे, इसके लिए आप पावर है, आप रूल्स एंड ऑर्डर, जैसे क्लास चला दे, मेरे को 10 मिनट का ब्रेक देना है कि मेरे को 20 मिनट का ब्रेक देना है, लिखवाना है कि नहीं लिखवाना है, आई हैव ऑल द कन्वीनियंस पावर गिवन मी बाय टू मी बाय एमके सर। बाकी टाइम टेबल फिक्स है, 3 बजे से क्लास लगेगी, इतने दिन क्लास लगेगी, सिलेबस इतने दिन में कराना है। द थिंग इज गवर्नर जनरल वाइसरॉय को भी ट्रांजेक्शन, जो कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस थे, उसके जो भी रोजमर्रा के काम, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, उसके लिए फुल पावर थी, रूल बना सकता था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम कैबिनेट, जो एक लॉर्ड कैनिंग 1859 में किया था। इसको ट्रिपल स्टार बना दो, एक चंदा मामा भी बना दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांद सितारे फूल खुशबू सब लगा दो। क्यों? पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? मिनिस्ट्री हैंडल पावर, स्टील मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। मतलब अब धीरे धीरे लॉर्ड कैनिंग जो हमारे वाइसरॉय थे, या आगे आने वाले कोई भी वाइसरॉय थे, उनके पास जो कैबिनेट बनेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, वो डिपार्टमेंट हेड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग इन 1859 ने ये इंट्रोड्यूस भी किया था, ठीक है। और इसी को एक्ट किसने बनाया? 1861 ने। 1859 लॉर्ड कैनिंग स्टार्टेड दिस थिंग, इट वाज नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने दिया? चार्टर काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। आप जब घटना चक्र खरीदेंगे या कोई भी क्वेश्चन देखेंगे ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस वाले पॉइंट पे मिल जाएंगे। बहुत ही फेवरेट सवाल है। आज की डेट में अमित शाह के पास एक पोर्टफोलियो है, आज की डेट में निर्मला सीतारमण जी के पास एक पोर्टफोलियो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद एक पोर्टफोलियो है पीएम ऑफ ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। और अपने सेंटर हेड है, वो अपने उसमें डिपार्टमेंट हेड है। तो अल्टीमेटली इसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। और जिसके पास ज्यादा पावरफुल पोर्टफोलियो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। तो लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड और द 1861 काउंसिल एक्ट रिकॉग्नाइज्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम। आगे जाके पोर्टफोलियो छोटे छोटे होंगे ना, वो इंडियंस को मिलेंगे, ठीक है। एक काम कर ले, तू रख ले वाटर डिपार्टमेंट, उसे क्या करना उनको? रेवेन्यू अपने पास रखा, मिलिट्री अपने पास रखी, फाइनेंस मिनिस्टर अपने रखे, तो धीरे धीरे यहां भी होगा। तो each member in this system was assigned a portfolio of particular department। यही होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। Under this, a member of the Viceroy Council was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final order on the behalf of council of his department। निर्मला सीतारमण जी से सवाल पूछा जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, सीधी बात। होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी से पूछा जाएगा, जयशंकर साहब से एक्सटर्नल मिनिस्ट्री पूछा जाएगा। पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। अपने स्पीयर में इज वेरी, वो मोदी जी का इतना समय नहीं है ना कि 50 डिपार्टमेंट रोज जाके पूछे। आप भी लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी से पूछोगे, एसपी से पूछोगे, महिला विकास वाला महिला विकास ऑफिसर से पूछोगे, तुम सब देखने लगे तो पागल नहीं हो जाओगे? आपको रोज रिपोर्टिंग लेनी है। सर के पास 5 ब्रांचेस है, एम के यादव सर के पास, रात को सबसे पूछ लेते हैं आज क्या लगी, क्या दिक्कत हुई, क्या हुआ, तो कंट्रोल बना हुआ है। दिस इज व्हाट पोर्टफोलियो सिस्टम्स, ठीक है। तो व्हेन वाज पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? 1861 के काउंसिल एक्ट। वेरी गुड। फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल अ 5th मेंबर फिनेंस। हाँ, लेकिन क्या हुआ, काउंसिल एक्ट में रिकॉग्निशन तो उसी समय मिला ना, तो 1861 में लिखना, वो एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन 61 से उसको रिकॉग्निशन मिली। मतलब ये वही आइडिया है कि मैं एक नया रूल लेके आऊं क्लास में और आगे जाके एमके सर उसको रूल बना दें कि दिस इज अ गुड आइडिया, ऐसा करना चाहिए टीचर्स को। तो बेसिकली रिकॉग्निशन जो मिली, लीगैलिटी मिली, वह 59।
1861 में मिला था, 2 साल वेट करना पड़ा और फिर ये रिकॉग्नाइज हो गया। मतलब आगे आने वाले हर समय तक जब तक मना ना किया जाए पोर्टफोलियोज बनेंगे। ठीक है, अब देखो पोर्टफोलियो बने, देखो 1861 में 2 बहुत बड़ी चीज हुई, लेजिस्लेटिव एक्सपेंशंस एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशंस। मतलब हमारा एल और ई तैयार हो रहा है, यही जाके आगे बनेगा। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, देखिए पहले आपके ये जो जितनी भी बात अभी तक हम कर रहे थे 12-13 लोगों की नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे पीएम के अंदर या वाइसरॉय के अंदर। अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दोनों मिक्स मत कीजिएगा, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग थी। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात चल रही है, कितने मेंबर थे? 4+1, 5th तो वही था अपना गवर्नर जनरल साहब, वाइसरॉय साहब। 4 में से 1 था लॉ मेंबर मैकूले, जिसको परमानेंट कर दिया गया था। 5th मेंबर कौन सा ऐड हुआ? फाइनेंस मिनिस्ट्री। 5 और मेंबर आएंगे, ज्यादा इसमें यहां से मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, लेकिन बता देता हूं आपको। एक आई होम मिनिस्ट्री, इंटरनल अफेयर्स, मिलिट्री मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फिनेंस। रेवेन्यू मतलब कमाई, फिनेंस मतलब टोटल। उनको ज्यादा मतलब देखो, पहले कुछ साल पहले हमारा रेलवे बजट अलग आता था और पूरा फिनेंस बजट एक अलग आता था। क्यों? रेलवे ब्रिटेन के लिए बहुत जरूरत वाला काम था। रेलवे में करोड़ों रुपए खर्च करके अरबों रुपए का ट्रांसपोर्ट क्रिएट करना है जल्दी जल्दी और इंग्लैंड भेजना है। ठीक है, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, उसकी अलग जगह होती है घर में, तो अलग से उसका बजट कितना आया कितना गया कैसे कर सकते हैं जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, तो इसलिए ना रेवेन्यू उनका अलग था और पूरा फिनेंस वो अलग देख लेते थे। रेवेन्यू वाले का एक काम है रेवेन्यू इंक्रीज करना। कैसे कर सकते हैं सर? एक काम करते हैं, टेलीग्राफ सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, XYZ। ठीक है, समझिएगा। तो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर पहले से था, 5th फाइनेंस मिनिस्टर साहब आ गए, बहुत सारे रेवेन्यू हुई और एक 6th मेंबर ऐड किया गया जो पब्लिक वर्क देखता था आगे जाके 1874 में। व्हेन वाज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एडेड? 1874। ठीक है, तो इतना दिमाग मत लगाइएगा, लेकिन याद रखिएगा द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस या एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो ऑफ द काउंसिल वेयर इंक्रीज एज पर द 1861 काउंसिल एक्ट। अब क्राउन वाले जो एक्ट है ना, उसमें सब में बहुत ज्यादा मैटर मिलेगा। कंपनी एक्ट तब भी छोटे छोटे थे, तो याद रखिएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधा बन रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलिएगा। ठीक है भैया, यहां तक कोई भी दिक्कत? मैं एक बार देख लेता हूं कितनी बची है साइट, उस हिसाब से मैं ब्रेक देता हूं क्योंकि आगे और चीजें। ठीक है, 2 है तो इतना थोड़ा सांस ले लो, समझ लेते हैं एक एक चीज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट ऑर्डिनेंस था। अब लोग 5th पेपर ऐड करा तो मतलब अभी 4+1 थे, है ना? अब क्या पहले 4 का भी तो बता दिया मैंने। वो एक होम था, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस। ठीक है, लॉ वाला तो पहले ही मैक्यूले। 6th कौन है? एक पब्लिक डिपार्टमेंट। फाइनेंस 5th ऐड किया ना, वो बार बार 2 बार रिपीट हुआ ना, समझ गए? 4+1 में 4 पोर्टफोलियो बताने थे तुमको, तो वो है होम, मिलिट्री, रेवेन्यू और लॉ मैक्यूले, जिसको बाद में परमानेंट किया गया। 4 कंप्लीट। 5वां कौन था जो ऐड किया 1861 के बाद? फाइनेंस। और 6वां ऐड किया जाएगा 1874 में। 6 पोर्टफोलियोज थे। आज की डेट में कितने हैं? जितनी भी बताओ, जो आज का रूल है, आज के रूल में जैसे एक चीज है, बताओ मैं प्रधानमंत्री, मैंने गठबंधन सरकार बनाई, कोalition गवर्नमेंट, और मैंने अपने सभी आदमी को एक एक पोर्टफोलियो दे दिया, तो खेल मंत्री, कूद मंत्री, वाटर स्पोर्ट मंत्री, सब मंत्री बन जाएंगे। मंत्री की तो हो रहे है ना, अभी जो बिहार में हुआ तेजस्वी यादव जी को पोर्टफोलियो तो चाहिए था भाई, सीधी बात है। एक MP MLA बन के जीना और एक मिनिस्टर बन के जीने में बहुत अंतर होता है। पोर्टफोलियो की लड़ाई है। आप अपनी सरकार में 5 लोग दोगे, सिंधिया जी ने सरकार गिराई तो पोर्टफोलियो मिला ना। आज की डेट में मिनिस्टर इन द PM काउंसिल, प्रधानमंत्री है ना मिनिस्टर जो आपके सिंधिया साहब। हाँ, तो भाई इट्स ऑल अबाउट सिविल एविएशन। ठीक है, और सिविल एविएशन बनते ही ग्वालियर में फ्लाइट चलने लग गई। नहीं, आप करते हो यार, फेवरेटिज्म हर जगह, यहां भी होता है, हाँ आप भी करोगे। तो बात ये बताइए मेरे को कि क्या क्या क्वेश्चन था तुम्हारा?
हाँ, इंडिया में कितने पोर्टफोलियोज? हाँ, तो बताओ इंडिया में तो ऐसे अनगिनत पोर्टफोलियोज बन सकते हैं। हाँ, पहले बनते थे, और इससे क्या होता है, पैसा खराब होता है। ठीक है, तो क्या किया गया, उसको लिमिट कर दिया गया है। आज की डेट में एक प्रधानमंत्री एक पर्टिकुलर से ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं बना सकता, सेम योर सीएम। होमवर्क है, मैं एक चीज बता देता हूं, 1/10 ऑफ वॉट? हाँ, कितना बड़ा काउंसिलर मिनिस्टर बन सकता है? 1/10, 1/10 दूसरा है। हाँ, मैं आपसे पूछ जाता हूँ, आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर या सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक अपर लिमिट है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते पोर्टफोलियोज, वरना तो कुछ भी बांट दो। हाँ, 545 डिवाइड बाई 10 यार, 5 जितनी आपके 230 सीट है यहाँ एमपी में, 23 से ज्यादा नहीं हो सकती, वरना तो तुम 40 लोग को बांट दो। तुम रोड मंत्री, तुम हाईवे मंत्री, बोलेंगे नहीं हाईवे में अलग प्रकार की दिमाग लगाना पड़ेगा, सब मिनिस्टर ही बन के घूम रहे हैं। मिनिस्टर दर्जा देने में बहुत दिक्कत होती है। बीच में हमारे कांग्रेस ने अपने दामाद को मिनिस्टर का दर्जा दे दिया था, कोई टोल नाका नहीं, कभी पढ़े हो, कभी एयरपोर्ट में कभी चेकिंग नहीं होगी, नहीं पढ़े, मिस यूज ऑफ पावर्स। 552 सीट्स हाँ, 542। हाँ, वो क्यों? पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पूरे देश के 1971 सेंसस के हिसाब से सभी पीपल को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया। अभी क्या है ना, वहां पे रिप्रेजेंटेशन फील नहीं किया जा रहा। जब वहां रिप्रेजेंटेशन बांटी जाएगी, डिलिमिटेशन कमीशन बैठती है, डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट बैठाती है, और वो डिसाइड करती है कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा देश को बांटा जाएगा, या तुम्हारे यहाँ पे कितने वार्ड क्रिएट किए जाएंगे। और ये जो वार्ड और ये पूरा चीज देखा जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन पे होता है। अब एक चीज बताओ, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो जो 23 सीटें हैं, ठीक है, किसकी लोकसभा में है, मध्य प्रदेश की, ठीक है, उसमें 6 सीटें एसटी को दी गई हैं और 4 किसको दी गई हैं, एससी को, क्योंकि एसटी ज्यादा है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ज्यादा होगा। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट किसकी है, इसलिए बोलते हैं यूपी जो जीत गया वो सरकार बना लिया, मेजोरिटी उसी की होगी। हाँ, बड़ा है इसीलिए तो पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया से मतलब नहीं है। पॉपुलेशन जहां ज्यादा होगी उसके रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा होंगे। जैसे आपके एरिया में ओबीसी ज्यादा है तो उसे अभी तो ओबीसी नहीं आया, एससी एसटी ज्यादा है तो शैडोल को एसटी घोषित करके रखा है, एसटी ही खड़ा होगा वहां से, एससी है शायद से, वो दूसरा है। लेकिन अच्छा, छिंदवाड़ा वाला एरिया, शहडोल में जनरल सीट नहीं है, रिजर्वेशन की जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्या है ना, हर आदमी फोरम में पहुंचे, हर आदमी को सुना जाए, डिस्कशन और डिबेट। अभी तक ये देखिए, डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट मना करने की पावर आपके काउंसिल मेंबर को मिली? डेमोक्रेसी है ही नहीं ना, यही तो पाना है 1861 के बाद जो सब्सिक्वेंटली एक्ट्स हैं, और 35 में विल अचीव सम ऑफ द थिंग्स, और 47 के बाद हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, तो कुछ डिस्कार्ड कर देंगे, कुछ चीज नहीं ले आएंगे। ठीक है, तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया, पोर्टफोलियो सिस्टम वाला। ठीक है, इट ऑल्सो एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। क्या होता है, 2 सेकंड में समझते हैं। विदाउट द कंकरेंस ऑफ काउंसिल, काउंसिल के कंकरेंट ना होना, उसके हिसाब से ना भी हो तो ऑर्डिनेंस निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अब ये सुनिएगा अच्छी तरह, ठीक है, इसको सुनने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम दिमाग अच्छी तरह रखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट की 3 बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग, जुडिशियरी
एंड एग्जीक्यूटिव, ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी है जिसके आप मेंबर बनेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव भी दो पार्ट में है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर, एमपी एमएलए, लॉ बनाने वाली बॉडी, डेमोक्रेसी को जिंदा करने वाली बॉडी, डेमोक्रेसी और 3 Ds, डिसेंट, विसेंट, डिबेट एंड डिस्कशंस। जुडिशरी जो लॉ को चेक करेगी, ये अपनी औकात से ना बढ़ जाए, ये अपनी औकात से ना बढ़ जाए, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करेगी, जुडिशरी यही करती है। लॉज को इंटरप्रेट करेगी, लॉज देश के सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है क्या, इन सबको चेक करेगी। तो अपन को कोई मतलब नहीं जुडिशरी से, नहीं, काम डिसाइडेड है। एग्जीक्यूटिव में दो लोग होते हैं दोस्त, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो मैंडेट, पब्लिक मैंडेट से आते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं जो आईएएस आईपीएस बन के जाते हैं। आप भी तो एग्जीक्यूटिव मेंबर हो भाई, तुम्हारे होम मिनिस्ट्री का एक होम मिनिस्टर होगा, एक होम सेक्रेटरी होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट। यदि आप 22 साल में आईएएस बन जाते हो, 22-23 साल में, तो आप देश के सबसे बड़े ऑफिसर बन सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में इससे बड़ा एग्जीक्यूटिव पोस्ट आईएएस के लिए नहीं है। हाँ, वो गवर्नर बन जाए तो अलग बात, लेकिन उसके लिए चाहिए होते हैं अराउंड 30 साल की सर्विसेज एक्सपीरियंस। जो 30 में बन रहा है, 40, 50, 60 रिटायर, जय हिंद जय भारत, डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर्ड। और जो 22 में बन रहा है, 32, 42, 52, 2-3 बार फंसोगे किसी केस में, थोड़ा फंसता ही आदमी। गवर्नमेंट के ऐसे काम होते हैं ना कहीं आप पे लालचन लग जाता है, ठीक है, आप नहीं भी करोगे, ठीक है। 2-3 बार ट्रांसफर रुकेंगे, प्रमोशन रुकेगा, 52 का 53, 54, 55, 56, 4 साल सेक्रेटरी लेवल पे रहोगे, होम मिनिस्टर के बगल में बैठोगे, पीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम के साथ बैठोगे, चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी, हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर पोजीशन दैट यू कैन अटेन। डिप एमपीपीएससी वाले नहीं कर सकते, एमपीपीएससी वाले यहां तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी वाले 15 साल में तो कलेक्टर बनेंगे, तो 15 साल तो ऐसे जीवन का निकल गया, उसके बाद 20-25 साल सेक्रेटरी लेवल जाने में। तो यूपीएससी वाले ही, और खासकर एक लॉबी आईएएस। होम डिपार्टमेंट किसका अंदर होता है? पुलिस, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल एक्शन अफेयर। पुलिस किसको मिलना चाहिए? आईपीएस को मिलना चाहिए, लेकिन चेक कर लो आज तक कोई भी होम सेक्रेटरी आईपीएस से नहीं बना, आईएएस ऑफिसर। डिफेंस सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर। यूपीएससी में एक पोस्ट होती है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस की 2-3 चीजें होती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां पे बंदूकें बनती हैं, सब बनती है, जबलपुर, खेमरिया, ठीक है, वहां का आपको सीईओ बना देंगे यूपीएससी के एग्जाम निकालने के बाद। जिसकी पीछे रैंक्स होती है ना, दे कैन बिकम ऑर्डिनेंस ऑफिसर्स, ठीक है। लेकिन आप कभी डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बनोगे, यही आदमी बनेगा, और जो कम उम्र में बना, राजनाथ सिंह जी के साथ बैठेगा, पीएम के साथ बैठेगा, और तुम्हारे बैच के सब होंगे, सीधे फोन लगाया, अरे सुनना, याद नहीं वो लास्ट टाइम बैठे थे, कोई दोस्ती हो गई ना तुम सब एक साथ, एक बैच के पास आउट, तो आप लोग पूरा अपना देश चलाओगे। 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होगी, तुम नहीं होगे, रिटायरमेंट का वेट करना है, देश तो तुम ही चला रहे हो। इसीलिए आप सबको बोला जाता है द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन पॉलिटी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक बार सिलेक्ट हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइंड लेटर। अभी परसों यदि आपने न्यूज देखा होगा, परसों ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है, इंस्टाग्राम में देखिएगा, जो पिछले साल के आईएएस ऑफिसर जो बने हैं, पिछले साल के, इस साल के नहीं, उनकी मीटिंग हुई थी, तो द्रौपदी मुर्मू जी के प्रेसिडेंट ऑफिस में वो लोग गए थे, मतलब राष्ट्रपति भवन गए थे, और उनके साथ उनकी जो एक कॉफी मीटिंग होती है, टी कॉफी मीटिंग होती है, और दे मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके 1 साल की ट्रेनिंग के बाद यू विल गो एंड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बगल से देखोगे उनको, ठीक है। तो थिंग इज, आप लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, देश चेंज होता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, तुम रहोगे, ठीक है। तो आप होते हैं परमानेंट, आपको कोई डर नहीं। आपको बनाने वाला कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उससे बड़ा कोई है? और जो बना रहा है उसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो निकालने वाला कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तब तक नहीं निकाल सकता जब तक आप 2-3 चीजें ना कर लो, देशद्रोह, फलाना, जो संविधान में लिखा है, वी हैव गिवन दैट प्रोटेक्शन। तो आप परमानेंट हो, वो पॉलिटिकल है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, आपकी जो पूरी की पूरी
एग्जीक्यूटिव इन दो चीजों में बनी हुई है। आप बताओगे एक नए फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि वो तो अभी अब बना है नया नया निर्मला सीतारमण जी, पहले तो नहीं थी ना, कि क्या चल रहा है देश में, क्या करना है, तो देश तुम ही चला रहे हो, इसलिए ज्यादा पढ़ना तुमको पड़ता है, उनको नहीं। दोनों ही निकले 12वीं पास, तो चल गया देश हमारा। तुम्हारा पढ़ाई की जरूरी है, उनके बदले भी पढ़ाई तुम करते हो, करनी तो पड़ेगी भाई। तो एक चीज बताओ, जो आपके लेजिस्लेटिव है, क्या वो 365 दिन बैठती है? जब 365 दिन बैठ नहीं सकती, तो 365 दिन लॉ बन नहीं सकते। मान लो एक वो टाइम है जब आपका लेजिस्लेचर बैठा ही नहीं है, और इन दैट इमरजेंसी आपको एक लॉ पास करना है, तो आप बार बार समन नहीं कर सकते। ऐसे पॉइंट में एग्जीक्यूटिव्स को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आप जो भी काम करते हो इनके अंडर करोगे, तो बनाओगे आप ही फ्रेमवर्क, पूरे लॉ तुम ही बनाते हो दोस्त। लालू प्रसाद यादव ने नहीं बनाया बजट, तुम बनाते हो बैठ के, वो करते हैं उसको पार्लियामेंट में पेश, ठीक है। तो तुम या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैन हैव अ इमरजेंसी पावर टू पास अ लॉ that was not given to him। तो ऑर्डिनेंस इज अ पावर जहां पे एग्जीक्यूटिव गेट्स एन इमरजेंसी पावर टू पास अ लॉ इन अ कंट्री, क्योंकि उस समय लेजिस्लेचर उस समय एक्टिव नहीं है। जब लेजिस्लेचर एक्टिव होगी तो उस लॉ को, उस ऑर्डिनेंस को पास कराना पड़ेगा। पास हो गया तो वेल एंड गुड, एक्ट रहेगा, पास नहीं हुआ तो वो लॉ हट जाएगा। लेकिन फॉर दैट इमरजेंसी पीरियड वो लॉ तो चलता रहेगा। बस अब अगला क्वेश्चन मेंस का यही आता है, क्या इमरजेंसी पावर इमरजेंसी में यूज करनी चाहिए? पापा ने बोला कि तू मेरी इमरजेंसी में कार निकाल सकता है, तो सबको कार चलानी आती है, तुम सब्जी खरीदने भी जा रहे हो कार में, अरे बोला गया कि जब दादी बीमार है, बंसल पहुंचाना है, तो कार चला लेना बेटा। इमरजेंसी पोजीशन में आई अलाउ यू टू राइड अ कार। पुलिस पकड़ेगी तो मैं ले लूंगा जिम्मेदारी कि इसका पास कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तुम दोस्त को दिखाने भी ले जा रहे हो, तुम कोचिंग भी ले आए कार। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सॉरी मतलब कांग्रेस से लेके आपकी क्या बोलते हैं बीजेपी, सबने मिस यूज किया है। इमरजेंसी पावर है, तुम ऑर्डिनेंस पास कर दोगे। सोचो ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव बना के प्रेसिडेंट से पास कर लो। प्रेसिडेंट तो वैसे भी टिटुलर हेड है, लेकिन लेजिस्लेचर में एक बिल कौन लोग पास करेंगे? मेजॉरिटी ऑफ 500 पीपल्स। वहां बहुमत लाना एक अलग चीज है, और 6 लोग मिलकर डिसाइड कर लो कि लाओ ऑर्डिनेंस, पीएम सीएम, पीएम बैठा, फाइनेंस मिनिस्टर बैठा, ऑर्डिनेंस ले आते। तो दिस इज मिस यूज ऑफ डेमोक्रेसी, मिस यूज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये तो क्या हो गया? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं हो गई। व्हाट प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव चाहे वो देश में कर रहे हैं, लेजिस्लेचर तो है ही नहीं पावरफुल। तो इमरजेंसी में ये जो पावर है ना, वो एक्चुअली दी गई थी किसको? वाइस रॉय ऑफ इंडिया को। किससे? 1861, जो आगे जाके आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। एक बार गूगल कीजिए 123 आर्टिकल। एक बार गूगल कीजिए आर्टिकल 123। गूगल खराब है तुम लोग का। आ गया? इंडियन कानून.org खुला, सब कोई खोल लो। इस बहाने ऑर्डिनेंस पढ़ा ही देता हूँ, आगे आके भी काम आएगा। 2 मिनट पढ़ा ही देता हूँ आपको, बेसिक बेसिक तो पढ़ा ही देता हूँ। कहानी समझ आई आपको? तो ऑर्डिनेंस बेसिकली ये इमरजेंसी पावर है जो एग्जीक्यूटिव को दी गई। इस केस में वाइस रॉय, हमारे केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अल्टीमेटली किसके हिसाब से चलते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या गवर्नर सीएम के हिसाब से। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक इमरजेंसी पावर है। अब आप मिसयूज करते हैं तो आपका मेन सा एक सवाल बनता है, ठीक है, अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप, कुछ भी कर रहे हो अपने मन से, ठीक है। अच्छा सुनना, इसको पढ़ते देखो, हम पहली बार एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आगे जाके जब सब खत्म होगा एक एक आर्टिकल यदि खुद से पढ़ लिया ओरिजिनल, तो आपको सब समझ आ जाएगा। फिर कहानी समझानी है, पढ़िएगा अच्छी तरह, ठीक है। तू मोबाइल नीचे देखो, तो खुला हुआ है, ठीक है। चल
तो यहां खोलूंगे, छोड़ो ये से 123 पावर ऑफ हुम प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग व्हाट रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की क्या है, छुट्टी, रिसेस चल रही है, तो किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास है ऑर्डिनेंस करने की। सब क्लॉज 1 इफ एट एनी टाइम, ऐसा कभी होता है, एक्सेप्ट when the both of the house of the parliament लोकसभा राज्यसभा are in session the president is satisfied, मतलब जब दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है, तो ऐसे किसी भी टाइम पे यदि प्रेसिडेंट को सेटिस्फैक्शन लगे कि देयर हैज बीन अ सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टिंग विच रेंडर इट नेसेसरी, जो जरूरत पड़ जाए फॉर हिम टू टेक अ इमीडिएट एक्शन, ही मे डू व्हाट, promulgate such ordinance as the circumstances appear him to require। संविधान खुद बोला है, लेकिन रिसेस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर चल रहा है तुम अपना ऑर्डिनेंस पास करो, ये अलाउड, नल एंड वॉइड, जुडिशियरी विल कम इन एक्शन, ऑर्डिनेंस फेल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव सेम फोर्स एंड इफेक्ट, जो किसका होता है, इसलिए बोला मोबाइल खोल लेता, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का, जो लीगल सेंटिटी किसकी है, एक लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पूरे देश में चलेगा, वो पावर रहेगी, वो सेम ऑर्डिनेंस की पावर रहेगी। तो अगला पॉइंट क्या है, डज ऑर्डिनेंस हैव सेम पावर एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस बट विद अ टाइम लिमिट। जिस तरह लॉ पास होता है किसी असेंबली या किसी पार्लियामेंट में, सेम पावर ऑर्डिनेंस की भी होती है, जो वो एक्ट कर सकता है वो वही ऑर्डिनेंस भी कर सकता है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट, आर्टिकल कौन सा देता है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, 3। गवर्नर को क्या ये पावर है, हाँ है, आर्टिकल 213, अभी देख लेंगे थोड़ी देर से, ठीक है। क्या ये सेम पावर रहती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, हाँ सेम पावर रहती है। दूसरा, रिसेस ऑफ पार्लियामेंट इज द कंडीशन। चलो आगे बात करते हैं। बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, हर ऐसा एक ऑर्डिनेंस, शैल बी, जरूर, बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ द 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट वापस आया, क्लास स्टार्ट हो गई रिसेस के बाद, उसके 6 वीक के अंदर अंदर वो ऑर्डिनेंस पास हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो इट विल सीज टू एंड, इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, ठीक है, पार्लियामेंट आ चुका है, पार्लियामेंट ने 6 वीक का समय भी ले लिया और ऑर्डिनेंस पे ध्यान ही नहीं दिया, मतलब उनके हिसाब से नो है, या तो यस कर देते, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है, एट एवरी सच ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक। तो ऑर्डिनेंस कब तक जिंदा रहता है, 6 वीक फ्रॉम द कमिंग बैक ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऐसा नहीं, मान लो आज लोकसभा खत्म हुई, तुमने कल ऑर्डिनेंस पास कर दिया और 6 महीने के बाद लोकसभा लगनी है, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं खत्म, नहीं ऐसा नहीं, तब तक तो इमरजेंसी चल रही है ना, लेजिस्लेचर तो बैठी ही नहीं है, लॉ बनाने वाला कोई है ही नहीं। तो जब लॉ बनाने वाले आ जाएं, उसके 6 वीक के अंदर अंदर उसकी एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। चलिए, और इफ बिफोर दिस एक्सपायरेशन डेट रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग हैज बीन पास्ड, इस 6 वीक से पहले ही तीसरे दिन ही लेजिस्लेचर बैठा और बोला नहीं ऑर्डिनेंस मस्ट फेल, तो तीसरे दिन ही ऑर्डिनेंस फेल कर दिया जाएगा, पास कर दिया तो पास रह जाएगा। और 6 वीक तक कुछ नहीं बोला तो 6 वीक पहले दिन में खत्म हो जाएगा। समझ आया, ऐसे समझना पड़ेगा, कट इन इंग्लिश है, लॉ की लैंग्वेज सबको समझ नहीं आती, तो लॉ के साथ पढ़ के हम हिंदी में समझ लेंगे, ठीक है। अपॉन द पासिंग ऑफ द सेकेंड हाउस, मतलब देखो लोकसभा पास कर रहा तो राज्यसभा जिस दिन करेगा या राज्यसभा जिस दिन लोकसभा करेगा, दोनों में पास करना होता है, तो सेकेंड हाउस जिस दिन मना कर दे, खत्म बात। अच्छा, इट मे बी विदड्रॉन, ऑर्डिनेंस कैसे कैसे खत्म हो सकता है, 6 वीक का इंतजार, या तो पार्लियामेंट मना कर दे या वापस ले लिया जाए। मे बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बाय हुम, प्रेसिडेंट, उसी ने लाया था, उसको लगा कि अब नहीं चाहिए ऑर्डिनेंस, खत्म, वापस लॉ ले लिया,
ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है इसको। वेयर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर समन, बुलाया जाए, टू रिसेंबल ऑन डिफरेंट डेट, दो अलग दिन आए, लोकसभा आई 6 अगस्त और राज्यसभा स्टार्ट हुई 12 अगस्त, तो किससे मानोगे 6 वीक? ये भी क्वेश्चन है। एक छोटी छोटी चीज का ध्यान अंबेडकर सर और पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रखा है। दिस इज सो डिटेल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा देश का, इतनी डिटेलिंग का ध्यान रखा है। तुम तो सोच भी नहीं पाए अभी, उन्होंने सोचा, मान लो 2 अलग डेट होती तो किससे 6 वीक मानोगे? तो आंसर लिखा हुआ है, आंसर ये लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ 6 वीक्स शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट, मतलब जो बाद में आए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। तो 12 अगस्त से देखा जाएगा। अब ये 123 पढ़ लिया आपने, यही पूरा आर्टिकल है। इसके बारे में 6-7 चीजें और एक्स्ट्रा बता दूंगा, पहला ऑर्डिनेंस कब पास हुआ, कितने ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, आपका सिलेबस खत्म। अब क्वेश्चन तो यही आएगा ना, पहला क्वेश्चन, एक पूरा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 में किसको दी गई है? 213 में किसको दी गई है? गवर्नर को, ठीक है। दूसरा, क्या ये लॉ ऑफ पार्लियामेंट के एट पार है? हाँ। इसकी टाइम लिमिट कितनी है? 6 वीक फ्रॉम द कमिंग बैक ऑफ द वो, ये जरूरी है, ठीक है। और एक और चीज आपको बता देता हूं, नई चीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह लिखा हुआ है कि 2 सिटिंग ऑफ लोकसभा या राज्यसभा में मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा हुआ तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ ऑर्डिनेंस? 6 महीना 6 वीक, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। क्वेश्चन में ये था, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट, नॉट द टाइम लिमिट। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 6 मंथ तो हुई और 6 वीक उससे गिन लो, इससे कम कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज जल्दी से गूगल में देख लो, आर्टिकल 213 यूपीएससी का हो गया, एमपीपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है स्टेट का। कौन से दोस्त? आजकल डेट्स कम पूछता है दोस्त यूपीएससी में, अब वो भी चेंज कर दिया। एमपीपीएससी में बहुत फैक्चुअल है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अब वो धीरे धीरे थोड़ा इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हाँ रट्टाफिकेशन तो बहुत है। एमपीपीएससी तो यार वो सही पेपर बना दे 100 क्वेश्चन, वही बहुत बड़ी बात है। आई टीच इन एमपीपीएससी बैचेज ऑल्सो, यूपीएससी एमपीपीएससी बोथ, तुमको पता है ना एमपीपीएससी वाले बच्चे रोते रहते हैं। तुम दी थी इस बार क्या? अच्छा, तुम ग्रेजुएट हो गया? कैसा, कितना नंबर आ रहा है? 50 क्वेश्चन सही किए हो बिना किसी कोचिंग के, बहुत अच्छा है, सच्ची बहुत अच्छा है। तुमको क्या है ना, जनरल हो कि ओबीसी हो ना, 56, तुमको 20 क्वेश्चन और सही करने थे और तुम आराम से मेंस लिख लेती इस बार। 20 क्वेश्चन बिना कोचिंग के 50 सही कर दी। पढ़ी होती तो कुछ तो अच्छा, कुछ तो बेहतर सीखा तुमने इस दिन में। हाँ वो है, तो एमपीपीएससी थोड़ा फैक्चुअल है। अच्छा, आर्टिकल 213 में क्या लिखा, देखो कॉपी पेस्ट। आपने मेरे साथ यूपीएससी लेवल का गवर्नर प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो गवर्नर इजी हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, पावर ऑफ व्हाट, तो 213 किसको पावर देता है? गवर्नर को, ठीक है। टू व्हाट, प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, नॉट पार्लियामेंट। यहां तो लेजिस्लेचर होता है ना, सब कॉपी पेस्ट है, पढ़ लो 2 सेकंड में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सर मैंने अभी एमपीएससी दिया था, उसमें मुझसे ये हुआ था कि मतलब जो मैंने पढ़ा हुआ था वही आया, बट मैंने फिर भी गलत किया। ठीक है, तो मतलब वो क्यों हो रहा था? 2 रीजन होते हैं मैडम, लैक ऑफ रिवीजन। आपको कल ही पढ़ाया और आज क्वेश्चन पूछ दिया, इतना भी हमारी मेमोरी खराब नहीं हुई है। यही 6 महीने बाद पूछता तो सब रफा चट होता। लैक ऑफ रिवीजन, और रिवीजन की स्ट्रेटेजीज गलत होती है बच्चों की, जो मैंने अपनी फील की, मैं खुद भी स्टूडेंट रहा, आप सबको पढ़ाते हुए। जब हम पढ़ाते हैं ना, तो मैं अभी 1000 बच्चों से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। मेरे पढ़ाए बच्चे यूपीएससी एमपीपीएससी का इंटरव्यू मीन्स भी लिखे, तो क्या हमको सीखने को मिलता है उनकी गलती से। अपनी गलती में तो मेरे को अपनी गलती पता चलती है, ठीक है। तो बात क्या है, मैंने पर्सनली फील किया है ना, आप सब क्या है नोट्स पे ज्यादा रिलाई करते हो, किताब पढ़ ली, नोट्स पढ़ ली, एमसीक्यू से ज्यादा सीखने को मिला। और
ज्यादा समय भी नहीं लगा, ठीक है। आपने 100 MCQ 3 घंटे में कर सकते हो, और अभी 3 घंटे से हम कुछ नहीं पढ़े, एक ही एक्ट चल रहा है, वो भी खत्म नहीं हुआ, वो भी बहुत हैवी हो गया होगा बहुत लोग के लिए, क्या बहुत सारी चीजें हो गई। तो एक दो बार यदि आपने फैक्ट्स को पढ़ लिया या चीजों को समझ ली ना, उसका स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, वो ज्यादा अच्छा वे है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन करते करते आपको क्या पता चलेगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या ना कम इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता है कि वो क्वेश्चन नहीं आएगा 6th मेंबर कब बना, नहीं देखा मैंने आज तक इसे 5 साल के, और अपने 5 साल के कैरियर में 2014 से तैयारी की मैंने, 5 साल खुद तैयारी की, और फिर 5 साल 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव एक्सपीरियंस। वो तुमको कैसे आएगा, 5 साल के पेपर पहले दिन बोला, चेक करो ना, पढ़ो ना, तो आपको भी आएगा। एक रिवीजन और रिवीजन की स्ट्रेटेजीज गलत होती है, ठीक है। उसका दूसरा क्या होता है मैडम, आप जब कोचिंग ही नहीं की हो या खुद से पढ़े ही नहीं हो ना, तो आपको पता नहीं रहता सोर्सेस कौन से पढ़ने कौन से छोड़ने हैं। अब वही यही कहानी ना उनकी किताब में भी लिखी है जो वो कल बता रही थी। क्या वर्थ है 15 दिन एक किताब पढ़ना, क्योंकि आज से 3 साल बाद वही रिवाइज करके जाओगी, उस समय 6 किताबें और मिल जाएंगी। आज जो तुमने पढ़ा और उसको तुम रिवाइज नहीं कर रहे एग्जाम के 10 दिन पहले, तो कोई मतलब नहीं ना, याद ही नहीं रहनी। आज वही काम करो जो 6 साल बाद 3 साल बाद यूज कर पाओ, ऐसा कोई भी काम मत करो। आज तुमने बहुत बड़ी एक एनसीईआरटी की किताब ले आए या तमिलनाडु एनसीईआरटी ले आए, एग्जाम से 10 दिन पहले रिवाइज नहीं किया तो कोई मतलब नहीं ना, याद भी नहीं रहेगा। दिस इज वाई नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 जगह से पढ़ के अपने नोट्स में सब होने चाहिए। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट लिखने लग जाओ ड्राइंग से फलान से। मैं पहली ओरिएंटेशन क्लास में आप थी शायद से, जब मैं बताया था हाउ टू रीड अ बुक, हाउ टू मेक नोट्स, थी, और वही तो सबसे मेन थी वो स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी। कभी और बता देंगे जब अगली बार आऊंगा, ये लास्ट क्लास में बता दूंगा। तो यार जरूरी है, पढ़ते सब हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 1 करोड़ न्यूटन, आ जा तू भी आ जा, सब साथ में करते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0। रिश्तेदार पूछेंगे एग्जाम क्यों नहीं निकला तुम्हारा, बहुत मेहनत करता था। गलत मेहनत करते थे ना तुम, दुनिया बिना लक्ष्मीकांत के एग्जाम निकाल रही, तुम 6 किताब में पॉलिटी पढ़ के बैठे हो, बहुत मजा आ रहा है, क्या पॉलिटी पढ़ाया सबने, अब मैं डिग्री लूंगा LLB। क्या करना तुम LLB बन के। तो आपको क्या है ना, बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करना है। बहुत अच्छे क्रिकेटर है, धोनी का नाम इतना क्यों है, ही इज अ बेटर स्ट्रेटेजिस्ट। सीधी बात, पढ़ता सब है, और एग्जाम के 20 दिन पहले हर कुत्ता बिल्ली पढ़ता है। क्लास का अगर लास्ट आदमी कुछ नहीं पढ़ता ना, लास्ट के 15 दिन में वो भी नोट्स लेके पढ़ता है, जो साल भर पढ़ता है ना उसका रिजल्ट आता है, जो टॉप 10 में अचानक से नहीं आ जाता कोई। तो करना पड़ेगा मेहनत, डिसीजन। ओखली पे सर मारे हो, जिंदगी बर्बाद होती है, मैं सीधी बताऊं। IAS एक ऐसा एग्जाम है ना, निकल जाए तो दिक्कत, ना निकल जाए तो दिक्कत, एंड दिस इज ट्रू। आपके पापा ब्यूरोक्रेट है, कितनी पर्सनल लाइफ है उनकी आज की डेट में, जो भी मजे हैं तुम और तुम्हारी फैमिली ले रही है। एक छोटा सा इवेंट हो जाता है, अभी बारिश इतनी हुई, इनके फादर को बहुत जिम्मेदारियां आ गई होंगी, रात के 3 बजे फोन बज रहा है, तो बन जाओ तो दिक्कत, ना बने तो जिंदगी भर एक मलाल रहता है। मैं तो टीचर बन गया, आप क्या बनोगे, सब टीचर भी नहीं बनते। टीचर में बच्चों को समझाना होता है जो आपको बनता है, सब नहीं समझा पाते। आप में से कितने लोग अपने छोटे भाई को पढ़ा लेते हो, नहीं हो पाता, 1-2 लोग से ही होता है ना। समझाना बहुत अलग चीज होती है। हाँ मेरे को इतना पता है सी है, कैसे मैं कर लूंगा, बता तो दे, अरे नहीं ये नहीं समझ, देखिए ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। फिर तुमने 5 साल तैयारी भी की, नहीं निकला, टीचर भी नहीं बन पाए, तो क्या बचा। फैमिली बिजनेस सबका नहीं होता, कितने के हैं फैमिली बिजनेस, 1 का है, 2 का है, बाकी सब क्या करोगे, 3 का है, क्या करोगे बताओ। लाइफ इज वेरी वेरी हार्ड। तुम तो कॉलेज में नहीं जा रहे तो ये बताओ, तुम तो कॉलेज में नहीं जा रहे। मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की, 2 कैंपस प्लेसमेंट छोड़ के बाजीराम गया पढ़ने। चलो 1 आदमी जा रहा है, तुम कॉलेज छोड़े कोचिंग आ रहे हो, कोचिंग से निकल ले रहा है, तो कॉलेज किया ना कॉलेज किया। तो मेहनत ज्यादा करनी है, डरा नहीं रहा हूं, बचा रहा हूं। जो गिल्ट होती है ना लाइफ की, और जो दिक्कत होती है लड़कियों की, क्या होगी, चलो शादी कर लेंगी, लेकिन सपना था ना यार खुद की एंटिटी की, वो खत्म हो जाएगी, फिर कभी नहीं उठ पाओगे। लड़के, तुमको कोई लड़की घास नहीं देगी। मैं अपनी छोटी बहन की शादी कभी किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं कराऊंगा जो बेरोजगार है, आप भी नहीं करवाएंगे अपनी बहन की।
तो दूसरे की बहन की कैसे शादी हो जाएगी तुम लोग से? सीधी बात है यार, अपनी बहन से सोचो ना, उसका भी भाई यही सोच रहा है, खुद बेरोजगार है कि तुमसे शादी भी नहीं करवाएगा, अपनी बहन का अच्छा ही सोच रहा है वो। देख लो जिंदगी बहुत खराब है। ठीक है, कमिंग बैक, ठीक है, ऑर्डिनेंस ये होता है दोस्त। तो हमने एक गवर्नर ऑर्डिनेंस देख लिया, और ये सब कहां से आया? 1861। द रूल ऑफ गवर्नेंस, द प्रोसीजर ऑफ गवर्नेंस केम फ्रॉम विच एक्ट? 1861। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ये भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया 61, 90 में तो बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन चलो, लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस उस समय कितनी थी, आज कितनी है? मैक्सिमम 616 वीक। वैसे देखा जाए जनरली रीअसेंबली के बाद 6 वीक तक, सेकेंड डेट है ना, पूरा अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। अपन को बात का छोड़ो, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे, हम 1861 एक्ट पढ़ रहे हैं। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर विद वाइसरॉय ओनली ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशंस। ठीक है, और लाइफ क्या होगी ऑर्डिनेंस की? 6 महीने, इतना याद रखना। ठीक है, दस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 फुलफिल्ड द एस्पिरेशन ऑफ एसोसिएटिंग इंडियंस। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं आपको मेंस लेवल पे। एसोसिएटिंग इंडियंस इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटी। ले हुई इंडियन पॉलिटी लेकर होती दिख रही है, 2 आर्टिकल बने इस पूरे एक्ट से, 123 एंड 213। ठीक है, और द इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम एंड द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हाउएवर द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर मेरली अ टॉक्स ऑफ, टॉक्स ऑफ मतलब बड़े बड़े बोलते रहो, कोई सुन नहीं रहा तुम्हारी, घर में कोई नहीं सुन रहा, पापा बोलते तो अच्छा बता क्या करना चाहिए, मैं जमीन खरीद रहा हूँ, पापा ऐसे जमीन खरीदो वहां बंसल वन में बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, कल जाके खरीदा है मृणाल में, पूछे क्यों थे पापा? खुशी, खुशी बहुत जरूरी है, खुशी मिलनी चाहिए लोगों को। ठीक है, आप भी खुश रखो लोगों को। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज मेयरली अ टॉक शॉप, बोलने की दुकान थी, विथ नो पावर टू क्रिटिसाइज और आस्क सम क्वेश्चन, नो राइट टू मूव सम काइंड ऑफ वोट और रिजोल्यूशन, और कोई नो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि आई डोंट फील आयुष पांडे यूर अ गुड टीचर, वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन यू, आप नहीं पढ़ाएंगे कल से, ये भी नहीं है पावर, तुम गवर्नर जनरल हटा दो। कुल मिला के मेयरली टॉक शॉप, कुत्ता जो भौंकता है किसी काम का नहीं है। ठीक है, कोई भी बाहर का आदमी घर में घुस जा रहा है, वो बस भौंक ही रहा है, काय कुत्ता रखे हो फिर, कोई मतलब ही नहीं बहुत सारे रीजनों में। ठीक है, तो दिस इज अ नेगेटिव थिंग। फर्दर देयर वाज नो स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, ठीक है, एंड स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। कोई रूल था क्या नॉमिनेशन का कि 15 साल इंडिया में रहना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ नहीं था, जो अच्छा लगा उसको नॉमिनेट कर दिए। ठीक है, तो मतलब आर्बिट्रेरीनेस है पहली क्लास। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं। द नॉमिनेशन ऑफ द पावर ऑफ वाइसरॉय कुड बी यूज्ड ओनली टू प्लेकेट द प्रिंसेस, प्रिंसेस को सामने प्लेकेट, क्या से तू क्या मेंबर है हमारा। ठीक है, हु कुड हेल्प ब्रिटिश टू कीप देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड। लोगों को खुश रखो 4-5 क्लास में। ठीक है, क्लास के अंदर की बातें जानते रहो, टीचर यही करता था। मॉनिटर है जो लोग चौक ला के देते थे क्लास में, उससे टीचर अच्छा बना लेता था, उससे पूछ लेता आज कौन लड़ रहा था, वो कौन कंप्लेन किया हेड मास्टर को कि मैं क्लास टेस्ट नहीं ले रही थी, तो यही करते थे। और तुम में से कुछ रहे होंगे बैक बेंचर, कुछ फ्रंट बेंचर, सर्कल टेस्ट के लिए बोला था, तो आपको लोग चाहिए स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए, आपको कलेक्ट्रेट में भी चाहिए अपने। ठीक है, अच्छा, फर्दर द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर जनरल अलाउड हिम टू मेक लॉ ऑन हिज ओन विम्स, मतलब खुद की मर्जी, विम्स एंड फैंसीज, सब्जेक्टिवनेस, हमको तो बनना है ऑब्जेक्टिवनेस, यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो क्या है ना, सीधी सीधी बात है, मेकिंग ऑफ अ गवर्नर जनरल, कोई भी लॉ अपने अपने विंग्स के अपने हिसाब से, अच्छा नहीं लग रहा आज से ये। ठीक है, तो कुल मिला के आर्बिट्रेरीनेस अभी भी थी। बैठा के तुमने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, इंडिया को एसोसिएट किया, किसी मतलब का नहीं। इन समरी द इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 failed to satisfy the real aspiration of the India associating and taking part in Indian administration. Therefore, in the coming years, there was a demand of more power to the person in the Legislative Council, which was actually done by the subsequent Council Act of 1892. उस समय कांग्रेस बन चुकी थी, कांग्रेस का हावीनेस और कांग्रेस की प्रेयर, पेटिशन, प्ली ने एक 1892, देखो 1885 में बन गई थी, 1861 में हमको बस जगह मिली, 85 में कांग्रेस जिंदा हो गई, 1892 में उन्होंने एक्ट लाया,
और इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, मैं दो चीज बता देता हूं आपको। देखो, वांटेड द राइट टू डिस्कशन ऑन द फाइनेंशियल मैटर, ठीक है। आगे जाके मैं तुमको जो पॉइंट दिखाना चाहता हूं मैं पहले दिखा देता हूं। द वर्ड इलेक्शन यूज नहीं किया गया, लेकिन रिकमेंडेशन और प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन को और अच्छा किया गया, ठीक है। तो अपने में एक बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के जो फिर उसका काउंसिल एक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 1892 इज। मेरे को लगता है नहीं समझ आप संभाल पाओगे तुम लोग। कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी? अरे तो क्लास 3 बजे स्टार्ट हुई थी ना, फिर वो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, 5:30 6 बज गए, ठीक है। तो आज आपने बेसिकली एक काउंसिल एक्ट पढ़ा। मैं 92 इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा अभी ना कि 61 को डाइजेस्ट कर नहीं पाए, तो डाइजेस्ट कर लेना आज रात तक, ठीक है। तो 61 डाइजेस्ट कर पाओगे ना तो ही तो वहां जो लेक्यूने थे वो 92 में कवर होंगे, बच्चे हुए 1909 में होंगे, फिर तो दो ही बचता है, 1919 1935, जिससे हमारा देश चलता था, आपने देखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन में एक ही पढ़ लेते हैं। आज 1861 कंप्लीट किया। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना हम कल सैटरडे है, सैटरडे क्लास रहती है कि नहीं रहती है? तो फिर क्लास मेरी भी रहेगी सैटरडे को। आप लोग कोई डाउट पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो जल्दी सिलेबस हो जाएगा, संडे को आ जाइएगा, 2-3 घंटे की बात, कोई बात नहीं। मैम को मारना चाहती थी तुम, गुस्सा तो वही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।